I am Anu Bhatnagar, your webinar executive. I welcome you all to this session. So for today's webinar, we have with us Mr. Sharda Mohan Tiwari, who is an advocate at High Court in Bench, Lucknow Bench, yes. So for today's webinar, as we have seen that there are so many participants who are preparing for these judicial services, so they sometimes face this issue of note making. So we were getting a lot of comments and strategies how to make notes from the barrack itself, because barracks does have their big, lengthy languages and everything. So to clarify that particular thing, we have with us Mr. Sharda sir to this webinar with Lossi. Yes, sir. Can Hello? you hear me, sir? Yes, sir. Yes. So we welcome you to this webinar with Losiko, sir. Thank you. Yes, sir. So let's start with the session. So, sir, first of all, I'll ask you the very basic question that tell us something about yourself. Sir, your practicing areas in litigation, as well as since we have got to know that you are preparing for judicial services as well. So, sir, why you desire to get into the judicial services? Yes, sir. My name is Sharda Mohan Tiwari. I have completed my LLB honors from Lucknow University in 2017. After that, I worked as a legal researcher in Allahabad High Court from 2017 and 2018. तो उसके बाद मैं जब लखनऊ आया, वहाँ से कंप्लीट करने के बाद तो मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट किया लखनऊ हाई कोर्ट में, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड प्रैक्टिस वाला है। मेरे फादर भी एडवोकेट हैं, मेरे अंकल भी एडवोकेट है, तो वहाँ से मुझे जो है प्रैक्टिस करनी थी। तो वहाँ पे मैंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया लखनऊ बेंच में। अब उसके साथ क्या हुआ, जब क्योंकि मेरी प्रैक्टिस की जो साइड है वो कर्नल है, तो हमें जो है FIR कहाँ से लॉन्च होती है 150 कोर्ट से वो अपील तक कब जाती है, सारी चीज़ों पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी विजिट करना पड़ता है, सेशन कोर्ट भी जाना पड़ता है, CJM कोर्ट भी विजिट करना पड़ता है, तो सारी चीज़ें वो जो है देखनी पड़ती हैं। तो वहाँ से जो है मैंने जो है प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। फिर मैंने देखा कि मेरे साथ से जो लोग जो स्टार्टिंग से प्रिपरेशन कर रहे थे, तो सिर्फ प्रिपरेशन की तरफ पूरा फोकस थे, उन्होंने किसी ने 1 साल प्रिपरेशन की, किसी ने 2 साल प्रिपरेशन की और वो जुडिशरी के एग्जाम को आसानी से क्लियर कर लिया। तो मुझे लगा कि मुझे भी ये जो है करना चाहिए जुडिशरी की, मैं भी कर सकता हूँ ये। तो मैंने जब, क्योंकि वही CRPC, वही CPC, वही प्रोसीजरल लॉज जितने सारे जो हमने कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं जिन चीज़ों पे, उन्हीं पे हम काम कर रहे हैं वहाँ भी, और उन्हीं पे हमें यहाँ काम करना है। तो मैंने जब वहाँ लगा मुझे कि शायद जो है मुझे ये करना चाहिए, तो उसके बाद जो है मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर्स लिए, MCQ की बुक ली, उन चीज़ों को एनालाइज करना शुरू किया, हर सब्जेक्टों की जुडिशरी में कौन कौन से सब्जेक्ट पर्टिकुलर पूछे जाते हैं, उन सब चीज़ों से मैंने काम करना शुरू किया। तो मुझे लगा हाँ शायद कि ये मेरे लिए बहुत एक अच्छी फील्ड होगी कि मैं ये कर सकता हूँ। तो वहाँ से मैंने चीज़ों को जो है स्टार्ट किया। Right, sir. Thank you so much for sharing such a motivational thing that the thing which we used in a court, वही हमारा preparation में भी use होता है. So I believe that that's a good thing. So sir, tell us something about that. How a student should start their preparation by understanding the BEAR Act. मतलब उसको सबसे पहले जो यस सर, सबसे पहले जब अ स्टूडेंट इज प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशियल सर्विसेज तो उसको बेयर एक्ट ही सबसे फर्स्ट अप्रोच करना पड़ता है। सो प्लीज टेल अस समथिंग दैट व्हाट हाउ अ स्टूडेंट नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट। हेलो हेलो यस सर, यस सबसे सर, पहली डू चीज़ आई है कि नीड जब टू भी आप रिपीट माय क्वेश्चन? नहीं, सबसे पहली चीज़ है, जब भी आप अगर आप जुडिशरी की तरफ जाना चाहते हो या किसी भी चीज़ की तरफ, सबसे पहली चीज़ है कि आप नोट्स कैसे बनाते हो। पहली चीज़ बेयर एक्ट कैसे पढ़ते हो, फिर आप उस चीज़ के नोट्स कैसे बनाते हो, क्योंकि एट द लास्ट मोमेंट जो होगा किसी भी चीज़ में, अगर आप कोर्ट में प्रैक्टिस भी कर रहे हो तो फाइल में एक जिस हम लोग लास्ट में पढ़ते हैं कि हाँ इस बेसिस पे हमें डिस्कशन करना है या इस बेसिस पे हमें अपने आर्ग्यूमेंट वहाँ पे करने हैं। तो उसी तरह जुडिशरी में भी है, अगर आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हो तो उस चीज़ को किस तरह से पढ़ रहे हो पहली चीज़, फिर उसे आप क्या समझ रहे हो, फिर उस चीज़ को कितना कंसाइज फॉर्म में आप उस चीज़ की नोट्स बना रहे हो, ये बहुत मैटर करता है कि लास्ट मोमेंट पे हम उस चीज़ को रिवीजन कैसे करेंगे। तो इस चीज़ के लिए मुझे लगता है कि एक एग्जांपल ले लूँ मैं किसी एक क्वेश्चन का, जिससे आपको बेटर समझ में आएगा, हमारे लिसनर्स को भी। और तो स्टार्ट करता हूँ कि CRPC में जो है
ट्रायल्स होते हैं, हम जानते हैं कि 154 में एफआईआर होती है, फिर 161 में पुलिस के सामने रिकॉर्ड होता है, 164 में मजिस्ट्रेट स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है, 173 में हमारी जो है रिपोर्ट लगती है, फिर 200 से कंप्लेंट एंड इशू ऑफ प्रोसेस, फिर ट्रायल, सब चीजें। तो हम इसमें जो है ट्रायल होते हैं, तो कई तरह के ट्रायल होते हैं। जैसे सेशन ट्रायल स्टार्ट होता है हमारा, जो सेशन ट्राइबल केसेस होते हैं वो सेशन ट्रायल होता है 225 से 237 तक। फिर 238 से लेकर के 250 तक हमारा जो है वारंट केसेस का ट्रायल होता है, कि वारंट केसेस का ट्रायल जो है इसमें होता है। फिर उसके बाद समन केसेस का ट्रायल होता है, फिर समरी केसेस का ट्रायल होता है। तो मैं एक ट्रायल का एग्जांपल ले लेता हूँ, वो ज्यादा बेटर रहेगा कि इस चीजों को किस तरह से हम कंसाइज फॉर्म में बैरक पढ़ें और किस तरह से उसके नोट्स बनाएं। तो मैं स्टार्ट करूंगा कि वारंट केसेस से। वारंट केसेस जो हमारे दिए हुए हैं वो दो तरह से हैं। पहली चीज है कि कौन से केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट, और दूसरा है केसेस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन अ पुलिस रिपोर्ट। तो जो केसेस पुलिस रिपोर्ट पे इंस्टीट्यूट होते हैं उनका प्रोविजन दिया गया है 238 से लेकर 240 तक सेक्शन सीआरपीसी में, और जो केसेस अदरवाइज देन ऑन अ पुलिस रिपोर्ट है उनका प्रोविजन 244 से 247 तक दिया गया है। और दोनों को देखा जाए तो 248 में या तो एक्विटल कर दिया जाता है या कन्विक्शन, ठीक है, जो उन ग्राउंड्स को देख करके। तो सबसे पहले हमें जानते हैं कि जो वारंट केसेस का जो ट्रायल मजिस्ट्रेट करते हैं कि वारंट केसेस होते क्या है। तो वारंट केसेस होते क्या है, इसके लिए हमें डेफिनेशन क्लॉज पढ़ना पड़ेगा, सेक्शन 2X ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। 2X में जो वारंट केसेस दिया गया उसमें ये कहा गया है वो केसेस जो डेथ से पनिशेबल है, पहली चीज। दूसरे जो है जो लाइफ इम्प्रिजमेंट जिसमें दी जाती है, या वो केसेस जिसमें 2 साल से ज्यादा की पनिशमेंट दी जाती है, वो सारे केसेस वारंट केसेस होते हैं। तो 3 चीजें हो गई। अगर आप इस चीज के नोट्स बना रहे हो तो सिंपल से तरीके में आपने लिखा कि दिस इज वारंट केस, जिसमें 3 पॉइंट है। पहला डेथ, दूसरा लाइफ इम्प्रिजमेंट, और तीसरा क्या हुआ हमारा, इसमें 2 साल से ज्यादा की पनिशमेंट है, वो सारे वारंट केसेस होंगे। अब हमें पता चल गया कि वारंट केस क्या है। फिर वो देखेंगे कि ये केस जो है क्या पुलिस रिपोर्ट पे इंस्टीट्यूट हुआ है कि अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट है। अगर वो केस पुलिस रिपोर्ट पे इंस्टीट्यूट हुआ है, पुलिस रिपोर्ट पे इंस्टीट्यूट होने का मतलब है 154 में उसकी एफआईआर हुई है, सेक्शन 154 में। फिर उसके बाद जो है उसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए 161, 163, फिर 173 में पुलिस ने रिपोर्ट लगाई है उसकी। उस रिपोर्ट की बेसिस पे ये केस हमारा इंस्टीट्यूट हुआ। तो 238 से जब हमारा स्टार्ट होता है केसेस इंस्टीट्यूट ऑन पुलिस रिपोर्ट, तो उसमें सबसे पहले हम बताते हैं मजिस्ट्रेट के सामने जब वो जाएगा तो 238 में देखा कंप्लाइंस विद सेक्शन 207, क्या सेक्शन 207 सीआरपीसी का कंप्लाइंस हुआ है। तो सेक्शन 207 जो सीआरपीसी का है वो क्या कहता है, सप्लाई टू द एक्यूज्ड ऑफ कॉपी ऑफ पुलिस रिपोर्ट एंड अदर डॉक्यूमेंट। तो कॉपी ऑफ पुलिस रिपोर्ट और अदर डॉक्यूमेंट जो है वो क्या एक्यूज्ड को दिए गए हैं। तो उसमें क्या क्या आता है, रिपोर्ट दी जाएगी 173 की, 161 में जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ, 164 में जो स्टेटमेंट हुआ, 154 में जो एफआईआर हुई है, ये वो सब चीजें दी गई हैं। अगर वो सब चीजें दी गई हैं तो आगे प्रोसीड करेगा, अगर वो नहीं दी गई हैं तो पहले उसे वो चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी। 207 ये कहता है। उसके प्रोवाइड कराने के बाद अगर मजिस्ट्रेट दोनों पार्टीज को सुनेगा, प्रोसिक्यूशन को भी और एक्यूज को भी, दोनों पार्टीज को सुनने के बाद अगर लगता है मजिस्ट्रेट को कि ये जो है इसमें कोई ग्राउंड नहीं है किसी भी चीज का, कि इसका जो है ट्रायल आगे चलना चाहिए फर्दर या नहीं चलना चाहिए, तो अगर लगता है कि ये ग्राउंडलेस है एकदम, तो वहां पर क्या करेगा, उससे डिस्चार्ज कर देगा, रिकॉर्ड करेगा रीजन और उसे डिस्चार्ज कर देगा। अगर वहां पर उसे डिस्चार्ज नहीं, बिफोर फ्रेमिंग चार्ज नहीं फ्रेम हुआ है, उससे पहले ही डिस्चार्ज कर देगा, क्योंकि सब चीजें ग्राउंडलेस है वहां पर लगता है। और अगर उसमें जो है लगता है कि इसमें जो है ट्रायल चलना चाहिए, प्रोसीडिंग आगे फर्दर प्रोसीड करनी चाहिए, तो सेक्शन जो है 239 कहता है, 240 कहता है उसमें कि इसमें फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होगा, चार्ज फ्रेम होगा। चार्ज फ्रेम के लिए सेक्शन 211 से 211 से लेकर 221 तक दिया हुआ है कि चार्ज कैसे फ्रेम होते हैं, वो अलग अलग पॉइंट होते हैं। तो उसके लिए चार्ज फ्रेम करेगा कि इस केस को हमें फर्दर आगे बढ़ाना है। ये सब जो है हमारा चल रहा होता है, ये केवल प्रिजम्पशन के बेसिस पे चल रहा है, क्योंकि जब दोनों पार्टीज को हियर करता है मजिस्ट्रेट तो उसे लगता है कि हाँ ये चीजें प्रिज्यूम करता है कि हाँ इसमें कुछ है, कि इसमें ऐसा ऑफेंस किया है, ये ऐसे तरह के उस बेसिस पे जो है इस प्रोसीडिंग को वो आगे बढ़ाता है। तो उसमें क्या करता है, सबसे पहले फ्रेमिंग ऑफ चार्ज करता है। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होगा, जो चार्ज फ्रेम हुआ है उसे रीड करेगा और एक्सप्लेन करेगा, जो एक्यूज को सुनाया जाएगा। तो फिर एक्यूज से पूछा जाए, ये 2 पॉइंट है इसमें केवल 240 में। पहली चीज, दोनों पार्टीज को क्या नाम है, चार्ज फ्रेम होगा, चार्ज फ्रेम होगा। दूसरा क्लॉज कहता है द चार्ज शैल देन बी रीड एंड एक्सप्लेन टू द एक्यूज एंड शैल बी आस्क्ड वेदर ही प्लीड्स गिल्टी ऑफ द ऑफेंस चार्ज और क्लेम टू बी ट्राइड। तो उसे रीड और एक्सप्लेन किया जाएगा और फिर पूछा जाएगा क्या वो प्लीड करता है गिल्टी, क्या भाई तुमने अपराध किया है, तुम ये एक्सेप्ट करते हो। अगर वो कहता है हाँ एक्सेप्ट करते हैं, तो 241 कहता है कन्विक्शन कर दिया जाएगा उस बेसिस पे, जो भी उसकी पनिशमेंट होगी उस पर्टिकुलर ऑफेंस की, कि भाई इसने ऑफेंस किया है तो इसे जो है पनिश कर दिया जाए। तो 241 कहता है कि अगर उसने प्लीड कर दिया तो एक्सेप्ट कर दिया, उसे प्लीड करके जो है गिल्टी अगर हो गई है तो कन्विक्ट कर दिया जाए। अगर वो प्लीड नहीं करता, वो कहता है नहीं हम ट्रायल करेंगे या जो भी करेंगे, तो प्रोसिक्यूशन से क्या है, जिसने आरोप लगाए हैं, जिसने इनके ऊपर लगाए हैं, चार्जेस लगाए कि ये किया है इन्होंने, उसमें 242 में प्रोसिक्यूशन से कहेगा कि आप एविडेंस दीजिए। ऑफेंस एक्यूज ने किया है, बट एक्यूज से नहीं कहेगा कि आप प्रूव करिए कि आपने नहीं किया है।
प्रोसिक्यूशन से कहेगा 242 में कि हाँ बताइए कि आपने ये पर्टिकुलर ऑफेंस जो है किया है, ये कैसे किया है, या 242 में प्रोसिक्यूशन बताएगा कि ये जो है इन्होंने ये चीज किया। तो प्रोसिक्यूशन से कहेगा कि भाई आप प्रूव करिए, एविडेंसेस दीजिए, या अगर प्रोसिक्यूशन एप्लीकेशन देता है उसे, तो उस बेसिस पे क्या होगा, उनसे कहेगा कि भाई आप अगर विटनेस को चाहते हैं कि विटनेस बुला करके उससे क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहते हैं, तो वो जो है जो भी प्रोसीडिंग्स है उसमें उनके एप्लीकेशन पे। अब क्रॉस एग्जामिनेशन का मतलब क्या होता है? क्रॉस एग्जामिनेशन अगर इंडियन एविडेंस एक्ट हम पढ़ेंगे तो इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 137, क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन यहाँ आया है तो मैं वो बता रहा हूँ। तो क्रॉस एग्जामिनेशन क्या है 137 में, एग्जामिनेशन इन चीफ एग्जामिनेशन। सर एस्पिरेंट्स आर सेइंग थोड़ा सा आप स्लोली समझाइए, बिकॉज समझ में आ रहा है लेकिन आप थोड़ा सा फास्ट हो रहे हैं। यस सर। ओके ओके, मैं स्लो जाऊँ, मैं ऐसे क्लिक ओके ओके। तो मैं जो है बता रहा था कि आपको जो है एविडेंस दिए जाएंगे प्रोसिक्यूशन के। तो अगर Yes. एप्लीकेशन देता है प्रोसिक्यूशन की भाई इस चीज की इन्होंने एक्चुअली में ऑफेंस किया है, तो उसके जो है एविडेंसेस दिए जाएंगे कि इन्होंने किया। फिर उसके बाद अगर प्रोसिक्यूशन चाहता है कि ये विटनेसेस को कॉल करें और उनका क्रॉस एग्जामिनेशन कराया जाए, तो विटनेसेस को वो कॉल करेंगे और उनका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। तो क्रॉस एग्जामिनेशन जो होगा वो एविडेंस के अकॉर्डिंग, एविडेंस के सेक्शन 137 में दिया गया है एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिनेशन। तो जब किसी विटनेस को कॉल करता है प्रोसिक्यूशन, तो जो जिसने कॉल किया है वो जब कभी कोई रिकॉर्ड का विटनेस का वो करता है तो एग्जामिनेशन में चीफ कहते हैं। और उसके बाद जब अपोजिट पार्टी उसे एग्जामिन करती है तो उसे क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं। और उसके बाद अगर कुछ रहता है तो री एग्जामिनेशन में जिस पार्टी ने बुलाया उसे री एग्जामिनेशन करते हैं, अगर फर्दर में कोई चीज उसमें रह जाती है। तो उस बेसिस पे अगर प्रोसिक्यूशन को मौका दिया गया है तो मौका इन सब चीजों पे, तो फिर एक्यूज से पूछा जाएगा कि भाई ये सारे चार्जेस आपके ऊपर ये लगा रहे हैं और ये एविडेंसेस है, इन बेसिस पे आपको कुछ कहना है। क्योंकि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अगर पढ़ेंगे, नेशनल जस्टिस की बात करेंगे, तो जो है एक्यूज को सुनने का मौका जरूर दिया जाता है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का आर्टिकल 10 जो है वो कहता है कि फेयर ट्रायल के लिए जो है उसे क्लियर करना जरूरी है। तो 243 में क्या है, एविडेंस फॉर डिफेंस दिया जाएगा। डिफेंस कैसे कहा जाएगा कि आप अपने एविडेंस दीजिए कि भाई हमने ये ऐसा नहीं किया है, या जो भी चीजें अपने फेवर के जो भी एविडेंसेस हैं उन्हें दीजिए। फिर वहां पे एक चीज और होती है, उसका क्लॉज 2 कहता है कि आप जो है अगर विटनेस के जो है एविडेंसेस दे रहे हैं, उसके साथ अगर आप चाहते हैं किसी विटनेस को कि री एग्जामिन किया जाए, उसे बुलाया जाए, उसका एग्जामिनेशन किया जाए, तो उसके लिए भी मजिस्ट्रेट परमिशन दे सकता है। लेकिन मजिस्ट्रेट को लगना चाहिए कि ये जरूरी है फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस। ये प्रोवाइडेड में दिया गया है दैट मजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड दैट इट इज नेसेसरी फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस। जब मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि ये नेसेसरी है तभी बुलाएगा। अगर उसे ये लगता है कि नहीं ये सिर्फ ये डिले करना चाहता है, सिर्फ जिन चीजों को वो मतलब ऐसे ही करना चाहता है कि मतलब प्रोसेस बढ़ता रहे, सिर्फ कुछ ना हो, इस तरह से कर रहा है, तो मजिस्ट्रेट उसे अलाउ नहीं करेगा। और इसका जो क्लॉज 2-3 है वो कहता है जितने भी विटनेसेस बुलाए जाएंगे उसके लिए जितना भी उसमें खर्च आएगा, एक्सपेंसेस आएंगे, उन्हें वो कोर्ट में जमा करेगा, क्योंकि वो दोबारा बुलवा रहा है उन सब चीजों को, उसे जमा करेगा। अब जब 243 में ये हो जाएगा तो उसके बाद जो है 248 में डिसाइड हो जाएगा कि दोनों से एविडेंस ले लिए गए, दोनों को सुन लिया गया, तो 248 में या तो कन्विक्शन हो जाएगा उस बेसिस पे, या एक्विटल हो जाएगा। एक्विटल में से उसे छोड़ दिया जाएगा या कन्विक्शन हो जाएगा। तो इसका ये पहली चीज थी जिसमें हमने केस जो है पुलिस रिपोर्ट में इंस्टीट्यूट हुआ था। अब इसका दूसरा जो पार्ट है वारंट केसेस में, जिसमें केस जो है इंस्टीट्यूट अदरवाइज देन ऑन अ पुलिस रिपोर्ट, जो पुलिस रिपोर्ट के अलावा गया है। तो पुलिस रिपोर्ट के जो अलावा गया है वो 244 से 247 तक है। तो 244 में क्या करेंगे, जब एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन, उसकी हेडिंग कहती है एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन, यानी 244 में सीधा एविडेंस मांग रहा है कोर्ट। वहां पे 207 का कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये सब नहीं पूछ रहा, क्योंकि जब अदरवाइज देन ऑन अ पुलिस रिपोर्ट आया इट मींस दैट कि आप सीधा मजिस्ट्रेट के पास पहुंच गए कंप्लेन के लिए। 2D में कंप्लेंट दिया है, सेक्शन 2D में डेफिनेशन में आप पढ़ेंगे तो वहाँ कंप्लेंट दिया हुआ है। 20 से 204 तक कंप्लेंट का प्रोसेस दिया, 20 में इशू ऑफ प्रोसेस होता है। तो वो कंप्लेंट के लिए आप सीधा गए तो 207 का कोई इशू नहीं है, ना FIR हुई है, ना 173 हुआ है, ना 161 है, ना 164 है। तो सीधा क्या होगा, प्रोसिक्यूशन से एविडेंस मांगेगा कि भाई आप इनके ऊपर लगा रहे हो कि इन्होंने ऐसा किया है, तो उसके लिए आप सीधा एविडेंस देंगे। तो जब प्रोसिक्यूशन एविडेंस देता है तो प्रोसिक्यूशन से एविडेंस लेने के बाद वो सम्मन करता है उन सब विटनेसेस को जिसके लिए वो चाहता है कि उससे सुनना जाए, कि मतलब हमारे ये विटनेसेस हैं, ये कहते हैं, जैसा अभी हमने पिछले सेक्शन में बताया, तो उनको देखता है। उसके बाद अगर उन्हें उसी जगह पे मजिस्ट्रेट को लगता है कि इन सब चीजों को लेने के बाद उनके जो भी मतलब प्रोसिक्यूशन के जितने भी एविडेंस उसको लिया, उसके बाद अगर 245 कहता है व्हेन एक्यूज्ड शैल बी डिस्चार्ज, तो उसका पहला क्लॉज जो है वो ये कहता है कि जो भी एविडेंसेस लिए गए हैं, मजिस्ट्रेट ने जितने भी एविडेंसेस लिए, उन बेसिस पे वो डिसाइड कर सकता है कि अगर उसे लगता है कि नहीं इसमें जो है फर्दर केस की प्रोसीडिंग नहीं बढ़नी चाहिए, अगर उसे लगता है तो सीधा डिस्चार्ज कर देगा। ये 245 का क्लॉज 1 कहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसका क्लॉज 2 है। हर हर सेक्शन में आप 1 से 2 पॉइंट है जिन्हें आप एकदम शॉर्ट में नोट कर सकते हैं कि भाई वहां पे एविडेंस दिया और उन्होंने
रिकॉर्ड किया और लगा कि नहीं है तो उन्हें डिस्चार्ज किया। इसका जो सेकंड क्लॉज है वो बहुत इंपॉर्टेंट, उसमें कहता है नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू प्रिवेंट अ मजिस्ट्रेट फ्रॉम डिस्चार्जिंग द एक्यूज एट एनी प्रीवियस stage of a case if for reason to be recorded by such magistrate he considered the charge to be groundless। यानी कि 200 वो जो कंप्लेन आई उसके बाद ये एविडेंसेस दिए ही नहीं, उसे ऐसे ही लगा कि क्या नाम है प्राइमा फेसा ही लग गया मजिस्ट्रेट को कि भाई ये जो है ग्राउंडलेस है, तो उसे जो है डिस्चार्ज कर देगा। ये डिफरेंट सेक्शन उसके उसी का दूसरा पार्ट है सेक्शन 240। वहां पे एविडेंस ले रहा था, यहाँ पे डायरेक्ट इशू ऑफ प्रोसेस हुआ और डिस्चार्ज कर दिया, कोई एविडेंस नहीं मांगा। ठीक है 240। फिर 246 में अगर डिस्चार्ज नहीं किया तब की आगे क्या प्रोसीजर, तो 246 कहता है प्रोसीजर वेयर एक्यूज इज नॉट डिस्चार्ज। जहां डिस्चार्ज नहीं होता है तो वहां पे भी सारा प्रोसेस होगा, फ्रेम होगा चार्ज, जैसा कि हमारा पुलिस रिपोर्ट में हुआ था, फ्रेम होगा चार्ज, चार्ज फ्रेम होने के बाद एक्यूज को सुनाया जाएगा, उसे एक्सप्लेन किया जाएगा कि भाई ये है ये, उसके बाद जो है विटनेसेस जो होंगे उन्हें बुलाया जाएगा, तो उसके जो है क्रॉस एग्जामिनेशन होगा जैसा 137 एविडेंस एक्ट में होता है, एग्जामिनेशन प्रोसेस जो भी है वो सब ये पूरा प्रोसेस होगा। फिर डिफेंस को फिर मौका दिया जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो कहते हैं उसके अकॉर्डिंग मौका दिया। तो 247 कहता है एविडेंस फॉर डिफेंस, डिफेंस को भी मौका दिया जाएगा कि भाई आप एविडेंस दीजिए। एक्यूज शैल देन बी कॉल्ड अपॉन टू एंटर अपॉन हिज डिफेंस एंड प्रोसीड प्रोड्यूस एविडेंस एंड द प्रोविजंस ऑफ 243 शैल बी अप्लाई टू द केस। 243 में जैसे हम केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट में कह रहे थे कि एक्यूज को मौका दिया जाएगा कि भाई अपने जो है डिफेंस में आप एविडेंस लाइए, तो वो सब चीजें जो है यहाँ पे दी जाएंगी। फिर 248 में फर्दर क्या होगा, एक्यूटल होगा या कन्विक्शन होगा। इसमें एक चीज और होती है जो 249 कहता है एब्सेंस ऑफ कंप्लेनेंट, जिसने कंप्लेन की है अगर वही एब्सेंस हो गया तब इसमें क्या होगा केस में, भैया आप कंप्लेन किया और उसके बाद आप गए ही नहीं, तो उसके बाद क्या अगर कोर्ट को लगता है दैट ऑफेंस इज कंपाउंडेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल। अगर आपको जानना है कि कंपाउंडेबल ऑफेंसेस कौन होते हैं तो सेक्शन 320 ऑफ सीआरपीसी जो है उसमें पूरी लिस्ट दी है कि ये ऑफेंसेस नॉन कंपाउंडेबल है या नॉन, जो ऑफेंस कंपाउंडेबल है उनके लिए क्या करेगा, एक्यूज कोर्ट जो है उन्हें डिस्चार्ज कर देगा। तो ये पूरी प्रोसीडिंग जो है हमारी इसको जो अगर आपको नोट्स बनाना है तो सबसे इसके नोट्स का सबसे सिंपल तरीका है कि क्योंकि एक लॉन्ग क्वेश्चन है, हर बार जो है जुडिशरी में जितना मैंने एनालाइज किया है हर जगह कहीं ना कहीं पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप 2x की डेफिनेशन लिखी, उसके नीचे आपने लिखा कि ट्रायल बाय अ मजिस्ट्रेट इन अ वारंट केस, फिर उसको आपने बाइफरकेट कर लिया, एक तरफ केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट वो सेक्शन डाल दिए, एक तरफ डाला केसेस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन अ पुलिस रिपोर्ट, फिर दोनों को 248 से कर दिया कि इसमें कन्विक्शन होगा या एक्यूटल होगा। तो सबने दो पॉइंट, जितना कंसाइज फॉर्म में नोट्स आप बनाएंगे मुझे लगता है उतना हेल्पफुल होगा आपको रिवीजन में। अगर आपने 10 पेज के इसी नोट्स को अगर आप बेरेक को उठाओ, इतनी मोटी बेरेक को सिर्फ एक सेक्शन एक ट्रायल को लिखोगे तो कम से कम 7-8 पन्ने में जाएगा, बट उसे पॉइंट्स में आप कर लेते हैं तो वही 1 से 1.5 पन्ने में आपका कंप्लीट हो जाएगा, वो हेल्पफुल होगा आपके लास्ट में रिवीजन के लिए। Right, sir. So, sir, actually, yeah, you have also explained us the whole provision of warrant trial as well. तो उसमें से those are the main topics. वो हमें notes में we have to prepare for that. And we are not supposed to make notes so lengthy, तो हमें लास्ट में रिवीजन के लिए प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, राइट सर? अगर आपने पूरा डायरेक्ट लिख लिया है तो वो चीजें आपको क्लियर ही नहीं होंगी, वो आप फिर उस समय पढ़ रहे होगे तो आपके लिए टेंशन सी भी हो जाएगी कि ये भी पढ़ना है और वो भी पढ़ना है। बट आपने कंसाइज फॉर्म में लिया तो एक बार आपकी उस पर नजर गई और आपको याद हो गया कि हाँ इसमें ये था इसमें ये था, और ये सिंपल प्रोसीडिंग है। अगर आपने कोर्ट में वर्क भी किया है तो आपको तुरंत ये चीजें याद हो जाएंगी, सीरीज में चल रही है। Right, sir. Okay, so as my second question that comes up, that is about, like, for example, we have seen that for our law books, we have a standard books also. For example, Constitution के लिए People's Refer, J.N. Pandey and other books, right? हम बैरेक्ट से पढ़ते हैं और स्टैंडर्ड बुक्स भी रेफर करते हैं। सो सर, व्हाइल मेकिंग नोट्स कितना पोर्शन बैरेक्ट का लेना चाहिए, बैरेक्ट लैंग्वेज, एंड कितना पोर्शन स्टैंडर्ड बुक से लेना चाहिए? सो पीपल गेट कंफ्यूज विद दैट, क्योंकि अगर हम स्टार्ट करते हैं सीपीसी पढ़ना तो हम तकवानी रेफर करते हैं, बट बैरेक्ट की लैंग्वेज भी आपको इंपॉर्टेंट है, दैट इज टू ऑल्सो इम्पोर्टेंट, और स्टैंडर्ड बुक इसलिए क्योंकि वहां से आपको केस लॉज और थोड़ा लैंग्वेज इजीली मिल जाता है। So sir, please clear this doubt for our aspirants. जैसे मैंने अभी सीआरपीसी डिस्कस किया, तो सीआरपीसी का क्या है, सीआरपीसी के लिए मुझे नहीं लगता किसी बुक की जरूरत है, क्योंकि ये प्रोसीजर है। अगर आप इसे पढ़ते चले जाएंगे, आपने देखा कि यहाँ पर एफआईआर हुई है, फिर उसके बाद क्या प्रोसीडिंग हुई, फिर उसके बाद तो वो आप कनेक्ट करते चले जाएंगे। अगर आपने लॉ किया है तो आप तुरंत कनेक्ट करते चले जाएंगे, और अगर कोर्ट में वर्क किया है तो वो चीजें तो तुरंत क्लियर हो जाएंगी। अब अगर आप कोर्ट विजिट करते हो, आप सीजीएम की कोर्ट में जाते हो तो आपको पता होना चाहिए किसके पास कितनी पावर है, ये सीजीएम के पास इतनी पावर। अब सेशन जज के पास जाते हो तो आपको पता होना चाहिए कि सेशन जज के पास कितनी पावर है, क्या वो डेथ सेंटेंस दे सकता है,
अगर डेथ सेंटेंस दे सकता है तो क्या उसे हाईकोर्ट से परमिशन कंफर्म करना पड़ता है 366 सीआरपीसी में। फिर उसका जो है हमें कंफर्मेशन पावर ऑफ हाईकोर्ट कहाँ पे, वो 2 जजेस डिसाइड करते हैं 368 में कि हाँ भाई यहाँ पे ये चीजें है कि इन्हें डेथ सेंटेंस देना चाहिए। तो सीआरपीसी के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी बुक जो है पर्टिकुलर वो, हाँ सीपीसी के लिए आप कहते हो कि सीपीसी थोड़ा सा टिपिकल पड़ जाता है, फिर वो रेस्ट ऑफ जुडिस हो या रेस्ट जुडिकाटा हो, फिर वो ऑर्डर और डिक्री में डिफरेंशिएट करना हो, तो वो सब थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ जाता है। तो जो सीपीसी है, तो सीपीसी के लिए मैं एक एग्जांपल भी ले लेता हूँ और मैं बुक भी बताता हूँ। सीके टकवानी एक बहुत अच्छी बुक है क्योंकि उसने टॉपिक वाइज दिया। तो अगर आपको दिया हुआ है एग्जीक्यूशन, तो एग्जीक्यूशन कैसे होता है वो पूरा एक इजी लैंग्वेज में दिया हुआ है, क्योंकि बेयर एक्ट की लैंग्वेज जो होती है वो थोड़ी सी टफ होती है जिसे समझना। वहाँ कॉमा लगा हुआ है, अगर मे प्रिज्यूम लिखा है और शेल प्रिज्यूम लिखा हुआ है, तो वहाँ हर चीज का सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज हो जाता है उस चीजों से। बट इजी लैंग्वेज में जो है वो टकवानी की बुक जो है वो बहुत अच्छी सीपीसी के लिए। मैं सीपीसी का एक जो है एग्जाम्पल ले लेता हूँ, रेस जुडिकाटा का ही ले लेता हूँ। रेस जुडिकाटा से आपको क्लियर कर देता हूँ कि किस तरह से मैं बैरक पढ़ के बताता हूँ कि उसको किस तरह से बैरक से भी पढ़ा जा सकता है, और अगर बुक रिफर कर रहे हैं तो भाई केसेस के लिए बुक रिफर करनी ही पड़ेगी कुछ चीजों में। तो मैं एक सीपीसी का एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा। राइट सर, राइट सर। सीपीसी में जब रेस जुडिकाटा पढ़ेंगे आप, तो सेक्शन 11 पढ़ना पड़ेगा हमें उसके रेस जुडिकाटा के लिए। तो रेस जुडिकाटा के लिए होता क्या है, इसकी पहले स्टोरी है कि ए और बी के बीच एक केस फाइल हुआ। सपोज मैं लखनऊ में केस फाइल हुआ बिटवीन सेम पार्टीज, सेम टाइटल, सब्जेक्ट मैटर है। तो जब केस फाइल हुआ उसे हर्ड किया गया और डिसाइड कर दिया गया। फिर डिसाइड करने के बाद एक इलाहाबाद की कोर्ट है, उस डिसाइड होने के बाद वो इलाहाबाद कोर्ट में सेम पार्टी, सेम टाइटल, सेम सब्जेक्ट मैटर में गया कि भाई जो है ये केस जो है यहाँ पे किया जाए। तो ये जो है बार कर देगा उस सूट को कि भाई जब ये फर्दर पहले उस केस में हो चुका है, प्रीवियस केस में ऐसा हो चुका है, एक चीज डिसाइड हो चुकी है आपके केस में, तो आप फर्दर सेम चीजों को क्यों ला रहे हो यहाँ पे। तो ये बार करता है रेस जुडिकाटा का। अच्छा, इसको जरूरत क्यों पड़ी, इसका क्या मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि क्या नाम है, एंड ऑफ लिटिगेशन होना चाहिए। अगर भाई हम यहाँ केस डिसाइड कर रहे हैं, फिर आप दूसरी जगह जा रहे हो फिर कर रहे हो, तो इसका तो लिटिगेशन का कभी एंड ही नहीं होगा। और दूसरा इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, नो मैन शुड बी वेक्स्ड ट्वाइस फॉर द सेम कॉज। एक ही कॉज के लिए 2 बार जो है आप नहीं जा सकते। जैसा कि हम आर्टिकल 20 क्लॉज 2 अगर पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसमें क्रिमिनल प्रोसीजर के लिए जब मैंने सीआरपीसी पढ़ा है, तो उसमें कोई भी 300 ऑफ सीआरपीसी दोनों कनेक्ट करके आप पढ़ेंगे, उसमें कोई भी एक ऑफेंस के लिए 2 बार नहीं पनिश किया जाता है कि भाई आज इसके लिए पनिश कर दिया, कल फिर उसके लिए कर दिया, खत्म हुआ, ऐसा नहीं हो सकता। वो 20 क्लॉज 2 कहता है। वैसे सीपीसी में जो है ये रेस जुडिकाटा बार कर देता है सेकंड सूट को। तो इसकी जब डेफिनेशन पढ़ेंगे रेस जुडिकाटा की, तो इसमें लिखा है कि नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट और इशू इन विच द मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू। अगर आप हाईलाइटर हो तो इसे मार्क कर सकते हैं इसकी इंग्रेडिएंट्स निकालने के लिए। मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू has been directly and substantially in the issue in a former suit between the same parties। फॉर्मर सूट का मतलब क्या है, फॉर्मर सूट का मतलब ये नहीं कि जो लखनऊ में एक केस इंस्टीट्यूट हुआ फिर बाद में इलाहाबाद में इंस्टीट्यूट हुआ। तो फॉर्मर सूट, इसका एक्सप्लेनेशन 1 कहता है कि फॉर्मर सूट वो सूट है जो सूट पहले डिसाइड हुआ है, ना कि जो पहले फाइल हुआ है। तो जो सूट मान लीजिए लखनऊ में पहले फाइल हुआ और इलाहाबाद में बाद में हो, बट इलाहाबाद वाला जो है डिसाइड हो गया, तो फॉर्मर सूट का मतलब वो सूट है जो पहले डिसाइड हुआ। तो फॉर्मर सूट बिटवीन द सेम पार्टीज एंड और बिटवीन the parties under whom they or any of them claim litigating under the same title। ये मार्क करने वाली मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू, सेम पार्टी सेम टाइटल, फिर सेम इन अ कोर्ट कंपिटेंट टू ट्राई सच सब्सिक्वेंट सूट। जिस कोर्ट में पहले हुआ था केस वो कंपिटेंट थी और सब्सिक्वेंट सूट को ट्राई करने के लिए भी वो कंपिटेंट है। यहाँ अपील की बात नहीं हो रही है, अपील डिफरेंट चीज है, जो एग्रीड पार्टी है वो मूव करती है, तो वो कोर्ट कंपिटेंट है। और द सूट इन विच दैट इशू हैज बीन सब्सटेंशियली raised and has been heard and finally decided by such court। यानी यहाँ से हमारे इंग्रेडिएंट्स जो निकले, पहला निकला मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू। इसे हाइलाइटर से अगर आप मार्क कर लेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी इसको बैरक को ही पढ़ने में, इसी की लैंग्वेज में। तो मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। द सेकंड पॉइंट इज बिटवीन द सेम पार्टी। थर्ड पॉइंट सेम टाइटल। फोर्थ पॉइंट कोर्ट कंपिटेंट। जिस कोर्ट ने डिसाइड किया है प्रीवियस मैटर वो कोर्ट कंपिटेंट थी और जो सेकंड कोर्ट है वो भी कंपिटेंट है, मतलब डिसाइड कर। फिर फाइनली हर्ड एंड डिसाइड, यानी एक जगह पर फाइनली हर्ड एंड डिसाइडेड हो चुका है। तो ये 5 इंग्रेडिएंट्स हैं इसके जो हमें बता देंगे कि रेस जुडिकाटा क्या होता है। तो रेस जुडिकाटा यहाँ से क्लियर हो गया। अब इसकी एक्सप्लेनेशन है जो मेंस में जब पूछा जाता है तो विद एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन 4 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि केवल कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा ये जो है क्या कहता है और इसको, बट अगर एक्सप्लेनेशन 1 पढ़ेंगे हम तो उसमें जानेंगे एक्सप्लेनेशन 1 में जैसे मैंने बताया कि फॉर्मर सूट जिस कोर्ट ने डिसाइड किया है उस कोर्ट को बोला गया फॉर्मर सूट। दूसरा जो इसका एक्सप्लेनेशन है वो कहता है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन द कंपिटेंसी ऑफ अ कोर्ट
shall be determined irrespective of any provision as to the right of appeal from the decision of such court। यानी कि अपीलेट कोर्ट की बात नहीं कर रहा है, कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट की बात वो कोर्ट कर रहा है जिस कोर्ट ने डिसाइड किया। अपील तो अग्रीव्ड पार्टी मूव करना चाहे करे या ना करे वो उसका अलग चीज है, ठीक है। तीसरा एक्सप्लेनेशन इसका कहता है कि भाई द मैटर अबव रिफर्ड टू मस्ट इन द फॉर्मर सूट have been alleged by one party and either denied or admitted expressly or impliedly by other। यानी कि एक पार्टी ने किसी भी मैटर को जो है उठाया है और उसे कह रही है दूसरी पार्टी या तो एक्सप्रेसली उसको एडमिट करेगी या उसे डिनाई करेगी, एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली। यानी कि एक बिल है, मान लो एक ये आता है कहता है कि भाई ये मेरी बिल है, तो बी क्या करता है, क्या कोर्ट से कहता है कि भाई ये बिल इसकी नहीं है या इस बिल इसकी है, तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर चले जाता है, वो प्रूफ करेगा, बट उसने इम्प्लाइडली एक्सेप्ट किया या फिर डिनाई किया, इम्प्लाइडली और एक्सप्रेसली जैसे भी किया। इसका फोर्थ एक्सप्लेनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कहता है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा की बात कर रहा है। तो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा जो होता है वो एक आर्टिफिशियल फॉर्म ऑफ रेस जुडिकाटा है। इसको जो है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा जो है उसका मतलब ये है कि अगर एक आपको अपॉर्चुनिटी मिली है कि प्रीवियस केस में ये केस ऐसा हुआ था और उस केस में जो है आप ये पॉइंट रेज कर सकते थे और आपने वहां रेज नहीं किया, फिर आप सेम चीज को लेकर के दूसरी बार एक कोर्ट में चले आए कि भाई मैंने ये पॉइंट वहां पे नहीं कहा था बट ये पॉइंट मैं यहाँ पे कह रहा हूँ। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन 4 के अकॉर्डिंग, सेक्शन 11 एक्सप्लेनेशन 4 के अकॉर्डिंग कोर्ट जो है उसे बार कर देगी। तो इसका जो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा है उसके लिए एग्जांपल ले लेता हूँ जिसका फेमस केस है। जब हम भी कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा लिखते हैं तो उसमें स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नवाब हुसैन का केस लिखते हैं। स्टेट ऑफ यूपी और वर्सेस नवाब हुसैन के केस में क्या हुआ था, ये हुआ था इन दिस केस अ सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस इज डिसमिस्ड बाय अ डीआईजी। डीआईजी ने उसे डिसमिस कर दिया सब इंस्पेक्टर को, तो इसने चैलेंज किया, सब इंस्पेक्टर ने चैलेंज किया हाई कोर्ट में किस ग्राउंड पे कि भाई जो है मुझे ऑफर नहीं दिया गया सुनने का, मुझे सुनने का मौका नहीं दिया गया और मुझे जो है क्या नाम है इन्होंने डिसमिस कर दिया। तो कोर्ट ने इसको सीधा इस पिटीशन को जो है इनकी डिसमिस कर दिया। फिर ये नया फर्दर ग्राउंड लेकर जब एक बार कोर्ट ने सेम मैटर को उनकी डिसमिसल को जो है डिनाई कर दिया कि वहाँ ठीक है उसे डिसमिस कर दिया, तो सेम मैटर की दूसरी बार में जब ये गए तो उन्होंने कहा ही देन फाइल्ड अ सूट बाय रेजिंग एडिशनल ग्राउंड दैट सिंस ही वाज अपॉइंटेड बाय आईजी, मैं आईजी से अपॉइंट हुआ हूँ तो डीआईजी के पास अथॉरिटी क्या है मुझे हटाने की। तो कोर्ट ने कहा ये मैटर आप पहले भी कह सकते थे जब आपने कहा कि मुझे सुनने का मौका नहीं दिया गया। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा से कोर्ट ने उसे बार कर दिया। सेम इसी तरह का एक और एक केस है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस दरियाओं का केस। उसमें क्या है रिट जुरिडिक्शन पे पूछा गया कि रिट जुरिडिक्शन एक रिट फाइल की गई हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में अंडर आर्टिकल 226 फाइल की गई, फिर वहां से वो डिसमिस हुई। तो वो जो है सेम ग्राउंड्स पे सुप्रीम कोर्ट में नोट कर गए 32 पे। तो वहां से जो कंक्लूड किया गया दरियाओं वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस से कि जो है रिट जुरिडिक्शन है उस पे भी है रेस जुडिकाटा अप्लाई होता है। तो ये जैसे पॉइंट है ये हमारा केस से आया, तो ये हमें अगर पढ़ना होगा तो ये मेरी बैरक में नहीं मिलेगा। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा का केस है जैसे स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नवाब हुसैन, तो इसके लिए हमें बुक रिफर करनी पड़ेगी। तो जब आप टकवानी पढ़ेंगे, जो भी अच्छी बुक है, वैसे मैं टकवानी से पढ़ता हूँ, तो टकवानी जब आप पढ़ेंगे तो उसमें क्लियरली ये सारे केसेस दिए होंगे जहां से आपको पॉइंट क्लियर होगा विद एक्सप्लेनेशन। अब इसका एक्सप्लेनेशन 5 जो है, एक्सप्लेनेशन 5 कहाँ पे लागू होता है, रिलीफ क्लेम इन अ प्लेंट। मान लीजिए आपने कोई रिलीफ क्लेम किया है किसी प्लेंट में विच इज नॉट एक्सप्रेसली ग्रांटेड बाय द डिक्री, वो एक्सप्रेसली डिक्री में ग्रांट नहीं की गई है, तो ये माना जाएगा बी डीम्ड टू हैव बीन रिफ्यूज, यानी वो रिफ्यूज कर दी गई है अगर एक्सप्रेसली उसमें नहीं दी गई है आपने प्लेंट में। फिर इसका 6th एक्सप्लेनेशन है वो रिप्रेजेंटेटिव सूट पे लगता है, जहां पर रिप्रेजेंटेटिव सूट फाउल होता है उसमें 6th एक्सप्लेनेशन लगता है। कभी कभी प्री में एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि विच ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन आर एडेड बाय 1976 अमेंडमेंट, जनरल सा क्वेश्चन। तो उसके लिए अगर हम पढ़े तो बैरक में भी हमें मिल जाएगा कि एक्सप्लेनेशन 7 और 8 को 1976 के अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। तो एक्सप्लेनेशन 7 जो है वो कहता है रेस्टिट्यूशन यानी कि रिस्टोर, सेक्शन 144 ऑफ सीपीसी रेस्टिट्यूशन पे, और एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स जो भी है, एग्जीक्यूशन यानी ऑर्डर 21 सीपीसी, उन पे भी रेस जुडिकाटा अप्लाई होता है, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन 8 है वो कहता है एन इशू हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड बाय कोर्ट ऑफ लिमिटेड जुरिडिक्शन, जो मैटर फाइनली हर्ड और डिसाइडेड हुआ है लिमिटेड कोर्ट के जुरिडिक्शन से, उन पे भी रेस जुडिकाटा अप्लाई होता है। अब रेस जुडिकाटा अगर हम जान गए इससे तो इसको बहुत सिंपल है कि इसके साथ एक क्वेश्चन में एक और कनेक्टेड कर दूं कि रेस सब जुडिस क्या होता है। सेक्शन 10 जब आप पढ़ेंगे रेस सब जुडिस के लिए, तो उसमें और इसमें दोनों चीजों में सारी चीजें सिमिलर हैं, बस सिर्फ एक डिफरेंस है। अगर इसके इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस देखा जाए तो सिर्फ एक डिफरेंस है। जैसा कि मैंने रेस जुडिकाटा में पढ़ा कि बिटवीन द सेम पार्टीज मैटर डायरेक्टली सब्सटेंशियली इन इशू, सेम टाइटल, कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट एंड फैक्ट इज हर्ड एंड डिसाइडेड। तो ये पांचों चीजें वहां भी है, एक चीज नहीं है उसमें, मैटर इशू में होता है, सेम पार्टीज होती हैं,
सेम टाइटल होता है, कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट होती है, बस एक चीज जो उसमें होती है अलग, वो होती है सूट मस्ट बी पेंडिंग। यानी कि अगर एक सूट यहाँ फाइल हो चुका है, आप सेम सूट ले जाके वहां पे फाइल कर दो दूसरी जगह पे, तो वहां पे रेस जुडिकाटा तो लगेगा नहीं, क्योंकि रेस जुडिकाटा का जो मेन इंग्रेडिएंट है उसमें एक आ गया मैटर हर्ड एंड डिसाइडेड। तो वह हर्ड तो हुआ नहीं है, हर्ड हुआ है, डिसाइडेड नहीं हुआ है। तो जब हर्ड एंड डिसाइडेड नहीं हुआ है तो उसके लिए हम पहले वाले सूट में जो है कोर्ट कह देगा इसमें रेस सब जुडिस अप्लाई होगा, और ये केस आप पहले वहां डिसाइडेड होगा, स्टे कर देगा उस सूट को, फर्दर सूट जो आपने फाइल किया उसे स्टे कर देगा। और सेक्शन 11 क्या करता है, बार कर देता है सीधा सूट को कि भाई जब वो डिसाइड हो चुका है तो वो क्यों करे। तो यहाँ पे जो मेजर डिफरेंस है वो है कि सूट मस्ट बी पेंडिंग इन अ कोर्ट। बस इतने ही दो डिफरेंसेस हैं। और जो मेजर एक और डिफरेंसेस आता है, अगर जरा सा आगे बढ़ेंगे, सेक्शन 13 और 14 पढ़ेंगे, फॉरेन जजमेंट की बात करें तो फॉरेन जजमेंट जो होता है वो रेस्ट ऑफ जुडिस पे तो जो है एप्लीकेबल नहीं होता है, बस रेस्ट जुडिकाटा पे होता है। कि अगर कोई केस जो है फॉरेन जजमेंट आ चुका है, सेक्शन 13 और 14 जब आप सीपीसी का पढ़ेंगे तो उसमें फॉरेन जजमेंट की बात की गई है, वो आ चुका है, तो वहां पे क्या होगा कि वहां डिसाइड हो चुका है, भाई इंडिया के कोर्ट में जो है वो डिसाइड नहीं होगा। ये सेक्शन 13 और 14। अब इसका एक्सप्लेनेशन जो पढ़ेंगे सेक्शन 10 का, मैं एक बार पढ़ भी देता हूँ रेस्ट ऑफ जुडिस में, वही 5 इंग्रेडिएंट्स है, बस एक एक्सप्लेनेशन इसमें एक्स्ट्रा ऐड है। इसका एक्सप्लेनेशन कहता है कि the pendency of a suit in a foreign court does not preclude the courts in India from trying a suit founded on the same cause of action। यानी कि ये एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि रेस्ट ऑफ जुडिस जो है इस पे अप्लाई नहीं होगा। यानी कि अगर आपका कोर्ट फॉरेन कोर्ट में पेंडिंग है और आपने इंडिया में फाइल कर दिया है तो वो यहाँ पर चलेगा, उस पर बार नहीं लगेगा रेस्ट ऑफ जुडिस पे। तो इतनी सी चीजें हैं। और इस चीज को अगर आपको बनाना है तो बहुत सिंपल से पॉइंट है, आपने 5 इंग्रेडिएंट्स लिख लिए, चाहे 10 के या 11 के, फिर 11 में एक्सप्लेनेशन में सब में एक एक पॉइंट है, उन्हीं इंग्रेडिएंट से सब कनेक्टेड है, चाहे वो फॉर्मल सूट हो, चाहे वो कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट हो, बस एक एक्सप्लेनेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा है। फिर इसमें एक मेजर डिफरेंसेस पूछ लेते हैं, वो डिफरेंसेस भी मैंने बता दिया, यहाँ पे सूट बार हो जाता है और वहां पर स्टे कर दिया जाता है। ठीक है, दूसरा फॉरेन जजमेंट का डिफरेंस है, बाकी लगभग सारी चीज सेम है। और एक सेक्शन का डिफरेंस लिखते हैं कि भाई वो सेक्शन 11 में डिफाइंड है रेस्ट ऑफ जुडिकाटा, और रेस्ट ऑफ जुडिस है वो सेक्शन 10 में डिफाइंड है। तो ये दो क्वेश्चन एक साथ हो गए हमारे, तो ये इजिली जो है किया जा सकता है। ये समझ। Yes, sir. So yeah, as you said that there are like, for example, जब when we start studying about the law, we should cover the topics accordingly. हमें उसके contents highlight करके pointers में we should make the notes. बिल्कुल, आप हाइलाइटर अपने पास परमानेंट रखिए, उससे क्या है अपने बैरक में आप मार्क कर लेंगे तो उससे आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी। और हर सेक्शन से इंग्रेडिएंट्स निकाल लिए जाते हैं कि भाई ये इंग्रेडिएंट्स हैं, इन बेसिस पे अगर हमने सिर्फ इंग्रेडिएंट लिख दिए तो वो सेक्शन सेटिस्फाई हो जाता है। अगर एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा है या आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो तो वहां पर भी, या आप रिसर्च दे रहे हो तो वहां पे तुरंत चेक हो जाता है कि भाई ये पॉइंट जो है यही 5 इंग्रेडिएंट्स हैं। ये बहुत हेल्पफुल रहता है Right, sir. नोट मेकिंग में। Yes, sir. So as I asked you a question before that also, जैसे for example constitution में we have seen that article 21 is very small, right? उसका language in article is very small, but when we open the JN Pandey तो उसमें बहुत सारा detailed होता है article 21 का। तो sir actually उसके notes हमें कैसे बनाने होते हैं जिसमें बैरेट की language बहुत कम होती है but उसका content बहुत ज्यादा होता है, तो उसके लिए हम notes कैसे बनाएं, वो भी this is also a question. जी, आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ की बात करता है। Yes, जो है इस सिर्फ एक लाइन में लिखा हुआ कि राइट टू लाइफ की बात करता है। और राइट टू लाइफ की जब बात करता है तो उसमें सारी चीजें, खाना भी हमारे राइट टू लाइफ में आता है, रहना भी हमारे राइट टू लाइफ में आता है। तो उसको सुप्रीम कोर्ट, हमारी जो कोर्ट्स है तो समय समय पर बताती रहती है कि दिस इज कवर्ड अंडर राइट टू लाइफ, ये चीजें राइट टू लाइफ में कवर होती हैं, आर्टिकल 21 में कवर होती हैं। तो उसके लिए क्या, हमें सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हमें बुक पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि उसमें सारी चीजें जो है केस के बेसिस पे ही होती हैं। जितनी भी चीजें डिसाइडेड होती हैं वो केस के बेसिस पे, हर चीज जो है कहीं ना कहीं केस से आई हुई है। जैसे राइट टू एजुकेशन है, अब राइट टू एजुकेशन जो है आर्टिकल 21A है, जो ऐड कब हुआ 1986 में। ये हमें जो है मेरे, अगर आप बियर टेक्स्ट देखोगे तो उसमें नहीं मिलेगा। आर्टिकल 21 है 1986 में ऐड हुआ, जिसमें कहा गया राइट टू एजुकेशन की 6 साल से 14 साल के बच्चे को राइट टू एजुकेशन दिया जाए। बट क्या उससे पहले हमें हमारे पास राइट टू एजुकेशन नहीं था, तो राइट टू एजुकेशन भी राइट टू लाइफ में ही कवर होता है, तो जनरल की चीज है। फिर वो डीपीएसपी में भी आता है, तो उसके बाद क्लॉज 86 अमेंडमेंट से 51A फंडामेंटल ड्यूटीज में भी ऐड हुआ, जिसमें कहा गया कि एजुकेशन की बात की गई कि इनमें भाई जरूरी है एजुकेशन देना। तो उससे पहले हमारा कहाँ से कवर होता था, तो आर्टिकल 21 को सिर्फ अगर आप बीए टेक्स्ट से पढ़ लोगे तो वो कहीं से नहीं पता चलेगा कि भाई इसमें एजुकेशन की बात हो रही है कि इसमें किस चीज की बात हो रही है। तो उसके लिए क्या हमें केसेस देखने पड़ेंगे, और केसेस बुक में मिलेंगे। जैसे राइट टू एजुकेशन है तो उसमें हमें देखना पड़ेगा कि मोहिनी जैन का केस है, जिसमें
उसमें कहा गया था कि भाई राइट टू एजुकेशन इज कवर्ड अंडर आर्टिकल 21 किसी भी चीज में, तो उसके लिए हमें जो है वो पढ़ना पड़ेगा। सीपीसी जो है, सीपीसी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सीपीसी के लिए टकवानी बेस्ट बुक है, इसे पढ़ा जाए। और एविडेंस, एक एविडेंस भी बहुत बड़ा इशू रहता है कि एविडेंस कैसे किया जाए, क्योंकि एविडेंस भी जो है सीआरपीसी समझ में आ जाता है, आईपीसी समझ में आ जाता है, पर एविडेंस पे जब आते हैं कि एविडेंस कैसे पढ़ा जाए, तो एविडेंस एक बड़ा इशू होता है कि कैसे पढ़ा, तो उसके लिए अवतार सिंह की बुक है, वो ज्यादा बेटर रहती है। और नोट्स जो भी आप बना रहे हो उसे आपको सिर्फ पॉइंट वाइज बनाना है। आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो भाई आप पूरा लिख के प्रैक्टिस करो, कोई इशू नहीं, बट जब Right. नोट्स बना रहे हो तो उससे पॉइंट वाइज पढ़ो, क्योंकि जब मेंस का एग्जाम आप देने जाओगे या यूनिवर्सिटी में तो भाई एक पेपर होता है एक सब्जेक्ट का, बट आप जब मेंस का पेपर देने जा रहे हो तो मेंस के पेपर में एक पेपर में 3-3, 4-4 सब्जेक्ट पूछते हैं, प्रोसीजरल एक साथ पूछते हैं, तो अब क्या सीआरपीसी, एविडेंस और सीपीसी एक साथ बैठ करके अगर आपको एक दिन में दिया जाए तो रिविजन कर लोगे? तो उसके लिए नोट्स बनाना है। Right, right. वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप नोट्स मेकिंग कैसे करते हो और नोट्स कैसे बनाते हो। Right, sir. So yeah, as you pointed that आप जब notes बनाओ तो particular चीजों का you have to stay focused about. Sir, एक problem जो many times students face, that is जब वो lecture से पढ़ते हैं, for example there are so many students who are taking coaching, that they are taking guidance, but बहुत सारे ऐसे students हैं those who are not taking any sort of guidance, तो वो जैसे YouTube के वीडियोस से लेक्चर्स देख के अपना तैयार करते हैं। तो सर उसमें हाउ टू मेक नोट्स, जब आप लेक्चर सुने तो उससे कैसे नोट्स बनाए, दैट इज ऑल्सो अ बिग क्वेश्चन, क्योंकि आप हर चीज जो सुनते हैं आप वो चीज नहीं लिख सकते हैं, राइट? तो वो इम्पोर्टेंस मतलब उस चीज की थोड़ा सा बताएं सर। हाँ, क्योंकि जब लेक्चर हम कर रहे होते हैं या तो हम यूट्यूब पे कर रहे हैं या हम कोचिंग्स में कर रहे हैं या यूनिवर्सिटीज कर रहे हैं, तो टीचर जब हमें पढ़ाना शुरू करता है, लॉ अगर आप फर्स्ट ईयर में भी हो या कोचिंग में भी हो, तो वो बेसिक से बताना स्टार्ट करते हैं हमें कि भाई ये चीजें हैं, फिर ये चीजें, फिर हमें उस चीज को समझाने के लिए वो बहुत सारे एग्जाम्पल्स देते हैं जिससे हम समझ जाए। जैसे मैं कंस्ट्रक्टिव रेसिड्यू डाटा भी आपको जब बता रहा था, तो मैंने उसमें स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नवाब हुसैन का केस बताया, जिससे मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा कि हाँ भाई रेसिड्यू का, कंस्ट्रक्टिव रेसिड्यू डाटा का मीनिंग ये है। ठीक है, तो वो जब आप लेक्चर से कर रहे हो तो साथ में हमारे बेयर एक्ट होनी चाहिए कि जो भी आप लेक्चर कर रहे हो तो बेयर एक्ट में जो भी प्रोविजन पढ़ाया जा रहा है उसके साथ जो है हमें उसके प्रॉपर नोट्स बनाते चलना है, जो जो इम्पोर्टेंट उसमें मिल रहा है। अगर आप जैसे इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ रहे हो, एक एग्जांपल इंडियन एविडेंस एक्ट का ले लेते हैं, भाई इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ रहे हो, एडमिशन आपको पढ़ाया गया कि भाई एडमिशन क्या होता है, सेक्शन 17 एडमिशन के लिए कहता है, तो एडमिशन आपको पढ़ाया गया कि एडमिशन क्या चीजें होती हैं और कैसे होती हैं। तो एडमिशन में भाई टीचर आपको डेफिनेशन बताएगा, तो उसके साथ बताएगा कि ये सिविल में अप्लाई होता है और जो है ये लोग एविडेंस दे सकते हैं, ये लोग एडमिशन दे सकते हैं। तो उसके लिए आपको नोट्स कैसे बनाने हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसे भी एकदम कंसाइज फॉर्म में बनाना है कि जो हमारे बेयर एक्ट से, हमारे बेयर एक्ट में जो चीजें दी हुई हैं उससे ऐड करना है। और एग्जाम्पल्स लेक्चर के टाइम नोट इसलिए करना है क्योंकि हमें रिवीजन में आसानी मिलेगी कि हाँ भाई ये एग्जाम्पल था, अच्छा ये क्लियर हो गया पॉइंट, ये पॉइंट हमारा इस चीज से क्लियर हो गया। और ना कभी कभी क्या होता है, आप सेक्शन पढ़ गए, फिर आप सोच रहे हो कि सेक्शन में तो ये दिया हुआ लेकिन कोई एग्जाम्पल नहीं याद आ रहा है किसी भी चीज का, चाहे वो सीआरपीसी हो या सीपीसी हो या फैमिली, किसी भी चीज को पढ़ रहे हो। तो एडमिशन जो है, मैं एडमिशन का एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि एडमिशन में होता क्या है और कैसे होता है। तो एडमिशन जो है तो सेक्शन 17 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट जो पढ़ेंगे तो एडमिशन देता है। एडमिशन का जो डिफाइन है सेक्शन 17 में, तो एडमिशन का मतलब क्या होता है? एडमिशन मीन्स स्टेटमेंट either in oral, documentary or in electronic form। तीन चीजें हैं। एडमिशन मीन्स अ स्टेटमेंट whether oral, documentary or electronic form, which suggests any interference, with fact in issue or relevant fact, which suggest any interference with fact in issue or relevant fact। अब यहाँ पे दो नए वर्ड आ गए हमारे पास, फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट। तो जब रेलेवेंट फैक्ट आया क्या होता है ये भी हमें पता होना चाहिए, और फैक्ट इन इशू क्या है हमें ये भी पता होना चाहिए। तो इसके लिए जब आप इसका इंटरप्रिटेशन क्लॉज देखेंगे तो उसमें रेलेवेंट फैक्ट दिया गया है। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। रेलेवेंट फैक्ट वो फैक्ट होते हैं जो सेक्शन 5 to 55 यानी चैप्टर सेकंड जो है उसमें जो फैक्ट्स दिए गए हैं वो एक से दूसरा फैक्ट कनेक्टेड होता है, उससे जो है हम रेलेवेंट फैक्ट कहते हैं। और फैक्ट इन इशू क्या होता है? फैक्ट इन इशू जो है हर केस की जड़ है। फैक्ट इन इशू मीन जो मैटर इन कंट्रोवर्सी है, भाई ए ने ये कहा, बी ने ये कहा, तो भाई जो मैटर इन कंट्रोवर्सी है वही तो केस है ना, ये फैक्ट इन इशू है। अगर वो कंट्रोवर्सी खत्म हो जाए तो कोई भी केस है वो खत्म हो जाएगा। तो फैक्ट इन इशू का मतलब होता है जो मैटर इन कंट्रोवर्सी है, जो दोनों पार्टी जिस साथ में डिस्प्यूट करते हैं, भाई इनको भी सुना गया उनको भी सुना गया, फिर एक जो है आर्ग्यूमेंट के बाद निकला कि ये जो है इशू है, इसे कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, इसीलिए हम कोर्ट जाते हैं। तो उन इशूज को जो है सॉर्ट आउट करने के लिए वही फैक्ट इन इशू कहता है। तो एडमिशन का मतलब होता है एनी स्टेटमेंट either ओरल, डॉक्यूमेंट्री और इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ओरल डॉक्यूमेंट्री के लिए हम 60, 62 ये देखेंगे, तो इसमें ओरल और डॉक्यूमेंट्री जो है एविडेंस की बात की गई है।
स्टेटमेंट्स की बात की गई है। ओरल, डॉक्यूमेंट्री और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म व्हिच सजेस्ट एनी इंटरफेस विद फैक्ट इशू और रेलेवेंट फैक्ट। तो ये हमारी एडमिशन की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। अब एडमिशन दे कौन सकता है, इसके लिए सेक्शन 18 है, 19 है और 20 है। तो इसमें क्या होता है, पहली चीज क्या है भाई, जो पार्टीज है ए और बी मान लीजिए पार्टीज है, तो पार्टीज टू द सूट और प्रोसीडिंग, जो भी प्रोसीडिंग चल रही है उसकी पार्टीज टू द सूट और प्रोसीडिंग, या ऑथराइज एजेंट, कोर्ट ने एक एजेंट ऑथराइज कर रखा उसके लिए, या रिप्रेजेंटेटिव सूटर जो उसे रिप्रेजेंट कर रहा है वो। तीसरा पर्सन, पार्टी इंटरेस्टेड, जो इंटरेस्टेड पार्टी है वो उसके जो है एडमिशन दे सकती है, या फिर अ पर्सन बाय हुम इंटरेस्ट डराइव, ऐसा पर्सन जिससे इंटरेस्ट डराइव हो रहा है, वो ये 5 लोग हैं जो एडमिशन दे सकते हैं। ये सेक्शन 18 जब पढ़ेंगे, एडमिशन के बाय पार्टी टू द प्रोसीडिंग और इज एजेंट, बाय ऑथराइज एजेंट, रिप्रेजेंटेटिव शूटर, या फिर कह देंगे इंटरेस्टेड पार्टी या पार्टी फ्रॉम हुम इंटरेस्ट डराइव, ये लोग दे सकते हैं। एक सेक्शन 20, जब सेक्शन 20 पढ़ेंगे 5 लोग हमें एडमिशन दे सकते हैं। एडमिशन क्या है ये हमें क्लियर हो गया, एडमिशन दे कौन सकता है ये हमें क्लियर। अब इसमें एक बात आती है कि जुडिशियल एडमिशन, कन्फेशन भी है, जुडिशियल एडमिशन और एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन। अब ये इस चीज में इसमें मेंशन नहीं है, इसके लिए क्या है, अगर हम अवतार सिंह की बुक पढ़ेंगे तो उसमें मिल जाएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो उसमें क्लियरली कई जगह पूछा गया है, चाहे वो यूपी हो चाहे वो राजस्थान हो, हर स्टेट में कहीं ना कहीं पूछा गया है कि भाई ये क्या चीज है, ये क्या चीज है। तो जुडिशियल एडमिशन वो होता है जो कोर्ट के बिफोर होता है। एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन होता है जो मेड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ लाइफ और इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और इन कैजुअल और इनफॉर्मल कन्वर्सेशन में जो हम कर देते हैं वो जो है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन एडमिशन होता है। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एडमिशन बाय पार्टी, एडमिशन बाय पर्सन एक्सप्रेसली रिफर्ड टू पार्टी टू द सूट। सेक्शन 20 जब पढ़ेंगे तो उसमें कहा गया है एडमिशन बाय पर्सन एक्सप्रेसली रिफर्ड टू पार्टी टू द सूट। इसका एग्जांपल है, इसी के इलस्ट्रेशन में डायरेक्ट इलस्ट्रेशन बेसिस पे पूछ लिया था क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज वेदर अ हॉर्स सोल्ड बाय ए टू बी इज साउंड। क्या जो हॉर्स ए से बी को जो सोल्ड किया जा रहा है क्या वो साउंड है? तो ए ने कहा, ए सेज टू बी गो एंड आस्क टू सी, सी नोज ऑल अबाउट इट। यानी ए ने कहा बी से, जो बी खरीदना चाहता है, भाई गो एंड आस्क टू सी, उससे पूछो उसे सब पता है। तो द स्टेटमेंट यहाँ का जो सी का स्टेटमेंट है ये एडमिशन हो जाएगा, ये जो है एडमिशन हो गया, इसमें ये एडमिशन है। इन सब के बाद एक और चीज इसमें आती है कि क्या ये कंक्लूसिव प्रूफ है। तो सेक्शन 31 जो है एडमिशन का वो कहता है कि एडमिशन इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ बट में स्टॉप, बट वो इस पे स्टॉपन लगाता है। इसी में अगर और एड ऑन करेंगे तो इसकी एविडेंशियरी वैल्यू भी पूछ ली जाती है। तो विश्वनाथ केस, विश्वनाथ वर्सेस द्वारका प्रसाद का केस है, उसमें भी कहा गया है, भरत सिंह के केस में भी ये कहा गया है, द कोर्ट ऑब्जर्व्ड एडमिशन आर सब्सटेंटिव एविडेंस बाय देमसेल्फ इन व्यू ऑफ सेक्शन 17 to 21। तो ये इसकी एविडेंस वैल्यू। तो एविडेंस की डेफिनेशन एक शॉर्ट में हमने लिखी, फिर वो कौन दे सकता है, वो 5 लोग दे सकते हैं। उसके बाद उसमें क्या है, ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, इस पर स्टॉपल लगता है, ये सेक्शन 31 से कनेक्ट हुआ, वो आ गया। और उसके बाद यानी एक क्वेश्चन हमें बनाना है जिसमें हमें सारी चीजें मेंशन कर लेनी है कि उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा गया, तो वो राजस्थान में पूछा जाए, फिर वो यूपी में पूछा जाए, जहां की भी आप जुडिशरी दे रहे हो, जहां भी आपको पूछा जाए, उस क्वेश्चन में सारी चीजें आ जाए। अगर शॉर्ट नोट पूछ लेते हैं आपसे शॉर्ट में कि भाई एडमिशन क्या होता है, तो आपने डेफिनेशन बताई और ये लोग दे सकते हैं। अगर लॉन्ग में पूछा गया तो उसकी एविडेंशियरी वैल्यू भी बताइए। और एक क्वेश्चन इसके साथ जो बनता है वो बनता है कन्फेशन का, कि कन्फेशन क्या होता है। एडमिशन डिफाइन है 17 में, कन्फेशन का प्रोविजन तो दिया गया है 24 से 30 तक, बट वो कहीं डिफाइन नहीं है। और हमेशा पूछा जाता है कि एडमिशन क्या होता है, कन्फेशन क्या होता है, और उनकी एविडेंशियरी वैल्यू पूछ ली जाती है। तो कन्फेशन क्रिमिनल मैटर्स में दिया जाता है, एडमिशन सिविल मैटर्स में दिया जाता है। एडमिशन डिफाइन है और कन्फेशन डिफाइन नहीं है। जो 24 से लेकर के जो 30 तक के जो वो दिए हुए हैं उसमें जो है कन्फेशन की बात की गई है, ये कन्फेशन होता है। तो जो टर्म कन्फेशन है वो इंडियन एविडेंस एक्ट में कहीं डिफाइंड है। तो उससे रिलेटेड प्रोविजन जैसा मैंने बताया कि 24 से 30 आप पढ़ेंगे तो उसमें मिल जाएंगे। तो कन्फेशन की डेफिनेशन अगर आपको या तो आप यूट्यूब पे देखो या फिर आप उसे गूगल करो या फिर कोई बुक पढ़ो कि भाई अगर कन्फ्यूजन की पूछ लिया गया कि व्हाट इज कन्फेशन, वेयर इट इज गिवन एंड व्हाट इज द एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ इट। तो इसके लिए हमें कन्फेशन की डेफिनेशन भी पता होना चाहिए, यानी जो हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में हमें पूरा पता होना चाहिए। तो हम स्टार्ट करें कन्फेशन, तो कन्फेशन की डेफिनेशन लिखे। तो कन्फेशन का मतलब क्या होता है, वो सिविल में है या क्रिमिनल में। जैसा कन्फेशन इज अ स्टेटमेंट मेड बाय अ पर्सन चार्ज्ड विद क्राइम सजेस्टिंग एनी इंटरफेरेंस एज टू एनी फैक्ट इशू और रेलेवेंट फैक्ट। यानी एडमिशन जैसी डेफिनेशन है, बस यहाँ क्रिमिनलिटी की बात कर दी गई है कि क्रिमिनल केसेस में ये होता है। Right, sir. Yes, sir. So yeah, you explained us कि जैसे if you want to study some topic, you have a knowledge of that particular thing as a whole, right, sir? Yes, So yes. there is this question that is coming up from the audience. So they are asking that as when we start studying, though we have studied in 5 years, 5 साल से हम पढ़ रहे law, but still Bear Act is something जिसकी language crack करना is not easy.
राइट सर, उसमें कुछ हेवी वर्ड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल नॉट विथ स्टैंडिंग एंड एक्सेप्शंस, एक्सप्लेनेशंस, जो वर्ड्स रहते हैं, तो उससे स्टूडेंट्स गेट सो मच ऑफ कंफ्यूज्ड। सर दूसरा क्वेश्चन है, तो सर उसके लिए प्लीज गिव अस एडवाइस। दूसरा क्वेश्चन है सर, कौन सी बैरक यूज करें, वेदर इट शुड बी डायग्लॉट और सिर्फ प्रोफेशनल की इंग्लिश बैरक यूज करें। एंड एंड थर्ड क्वेश्चन दैट इज आल्सो दैट जब हम नोट्स बनाते हैं, तो वो हमारे नोट्स सही है या नहीं, तो ये हम कैसे क्रॉस चेक करें। एंड दीज आर मैं बताना चाहता हूँ। पहली चीज मैं बैरक बता देता हूँ। बैरक का क्या है, अगर आपको सिर्फ आप इंग्लिश मीडियम पढ़े हुए हो और आपको लगता है नहीं कि मैं सिर्फ इंग्लिश में समझ लूंगा, क्योंकि जितना टफ इंग्लिश का वर्ड मिलेगा बैरक में, सेम उतना ही टफ हिंदी का वर्ड भी होता है। ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश नहीं आ रहा तो हिंदी आ जाएगा, तो मतलब वर्ड दोनों के टफ है। अगर आपको लगता है कि आप इंग्लिश समझ सकते हो तो आप यूनिवर्सल की बुक लो, ईबीसी की जो है डायरेक्ट लो। इसमें क्या होता है, जो रिसेंट केसेस होते हैं वो भी कवर करते हैं उसमें, कि भाई ये पर्टिकुलर रिसेंट केस है इस पे, और ये चीज वो अच्छी डायरेक्ट लेनी चाहिए जो अच्छी पब्लिकेशन की है। और डिग्लॉट है, अगर आपको डिग्लॉट लेना है कि आपको लगता है कि हम हिंदी और इंग्लिश दोनों समझ सकते हैं, तो वो उसके बहुत सारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं जो मेरे साथ प्रिपरेशन कर रहे थे, जो हमारे मतलब लॉ में हमारे साथ से प्रिपरेशन कर रहे थे हिंदी मीडियम, वो डिग्लॉट एडिशन रखते थे। और वो जब लिखते थे तो वो जैसे एडमिशन लिखा था उन सब वर्ड्स को जो है वो इंग्लिश में लिखते थे, कहते थे कि वो हिंदी में लिखना मेरे लिए बहुत टफ है। तो वो इसको जो पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी है उसे वो इंग्लिश प्रेफर करते थे, बाकी वो पूरा कंटेंट हिंदी में लिखते थे। बट वो टर्मिनोलॉजी पे उनके नोट्स जो मैंने देखे उसमें वो पर्टिकुलर टर्म को जो है वो इंग्लिश में लिखते थे। तो जिस लैंग्वेज को आप समझ सकते हो बेटर उसे लो। मैं डिग्लॉट लेता हूँ कि मुझे दोनों समझ में आता है, लिखता इंग्लिश में हूँ बट मुझे वो दोनों समझ में आता है। कभी कभी लगता है कि हाँ ये समझ लेना चाहिए। तो उसके लिए जो है पहली चीज तो ये कि आप जो है डायरेक्ट ये लो। और दूसरी चीज, जब आप नोट मेकिंग कर रहे हो आपको ये चेक करना है कि हमने नोट सही बनाया है कि नहीं बनाया। भैया आप नोट्स बना रहे हो, आप अपने डायरेक्ट को लेकर के बैठे हो, आप अपनी बुक को लेकर के बैठे हो, अगर एविडेंस बना रहे हो तो जो बुक में लिखा हुआ है उस पर आप रिलाई कर सकते हो कि हाँ भाई ये ट्रू है जो बुक में लिखा हुआ है। अगर उसकी इजी लैंग्वेज में आप पढ़ रहे हो तो इजी लैंग्वेज हर किसी को समझ में आ जाती है। तो उस लैंग्वेज को अगर आप पढ़ रहे हो तो भाई जो है ये आपने चेक कर लिया कि है कि नहीं है, तो इसी चेक कर लिया। आप यूनिवर्सिटी में चेक कर रहे हो, अगर फिर भी आपको डाउट है कि नहीं हाँ मैं हूँ कि नहीं, कहीं ना कहीं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है कि भाई मैंने सही बनाया है, मुझे डर लग रहा है, तो उस चीज को आप अपने अगर यूनिवर्सिटीज में हो तो अपने प्रोफेसर से, अगर आप कोचिंग में हो तो अपने टीचर से, अगर आप खुद प्रिपरेशन कर रहे हो तो अपने सीनियर से। हर किसी के लॉ, मैंने भी लॉ किया, मेरे से पहले जो सीनियर थे उनसे कंसल्ट करना पड़ता है कभी कि भाई ये चीज है, तो आप उनसे कंसल्ट कर लो कि भाई ये बेटर है कि नहीं है। या जो आपके जुडिशरी में आ चुके हैं, जो लोग इस प्रोफेशन में आ चुके हैं सिलेक्शन के बाद, उनसे डिस्कस कर लिया किसी पॉइंट पे ये चीजें हैं, ये चीजें, तो वो ज्यादा मेरे हिसाब से लगता है मुझे बेटर होगा कि अगर आपको लगता है कि ये नहीं कर पा रहा हूँ तो ये Right. Sir, you have given such a good insight over this. Sir, there's this second question that is coming. For example, जब हम notes बनाते हैं, so everyone has the same content, same case laws, अगर almost landmark case laws ही हम उसमें put up करते हैं. So how to make your answer little bit different? Because as we can see that अगर सभी के answer एक जैसे हो जाएंगे, like for example monotonous answers हो जाते हैं, so it will be difficult for examiner to clarify between the aspirants. तो how to make a different हम उसमें क्या different put कर सकते हैं while making our notes? Yes sir. जब आप नोट्स बना रहे हो तो जैसे आप किसी टॉपिक को बना रहे हो तो आप उस चीज को पूरा पूरा लिखते चले गए प्रॉपर, तो ये अलग चीज है। आज के समय में जो है जो लोग अभी सेलेक्ट हुए, जो प्रॉपर प्रिपरेशन कर रहे थे उन लोगों के नोट्स को मैंने देखा, और उन लोगों ने जो एग्जाम दिया, मेंस दिया, उसके बाद उनसे डिस्कशन हुआ, तो सब कुछ मैंने वहां पढ़ा कि भाई प्रेजेंटेशन का बहुत खेल है कि आप प्रेजेंट कैसे करते हो। आप डायग्रामेटिक वे में प्रेजेंट कर सकते हो तो उसे प्रेजेंट करो। मैटर कितना देना, मैटर वो स्टोरी नहीं लिखनी पूरी आपकी जो है पूरी, इसमें जो है कि ये ऐसे हुआ फिर ये ऐसे हुआ, वो स्टोरी तो उसे पता ही है, बट उसे आप प्रेजेंट कैसे कर रहे हो ये बहुत मायने रखता है। तो जैसे मैंने अभी बताया सीआरपीसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे 238 से वहां तक की केसेस इंस्टीट्यूट और पुलिस रिपोर्ट है। तो मैंने कहा उसमें आप जब नोट्स बना रहे हो आपने लिखा कि भाई ये होता है वारंट केस, आपने उसमें क्या लिखा, केसेस जो मजिस्ट्रेट ट्राई करता है, फिर उसने आपने बाइफरकेट कर लिया, दोनों तरफ लिख दिया कि भाई केसेस इंस्टीट्यूट ऑन दिस। तो वो जो एग्जामिनर है जो इतने सालों से कॉपी चेक कर रहा है, वो चीजों को पढ़ रहा है, वो वहीं से डिसाइड कर लेगा कि वहीं से आता है। फिर आपने उसमें दो पॉइंट 3 पॉइंट जो भी डाले वो डाल दिए, वो जो है बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए कि नोट्स बनाने में। और फिर केस लॉज है, केस लॉज कुछ तो कॉमन है। अब दरियाओं वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस, भाई की रूट जुरिस्डिक्शन पे रेसिड्यू काटा लगता है, ये तो कॉमन है सबके लिए। अब कोई नया आ गया हो तो आपको पता है, अगर उस पर आप रिसेंट जजमेंट पढ़ते हो, आप अवेयर हो उस चीज को लेकर के, तो आप उसे मेंशन कर दो। बट वो लैंडमार्क जजमेंट है इस चीज का। अब केशवानंद भारती का जजमेंट अगर कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे तो उसे हम नहीं चेंज कर सकते, वो तो लैंडमार्क जजमेंट है ना, तो उसे मेंशन करना Correct. पड़ेगा। बट उससे रिलेटेड
कोई भी नया जजमेंट आपको पता है तो उसे मेंशन कर दीजिए, तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा कि हाँ भाई प्रेजेंटेशन में भी हेल्प करेगा और जो इस चीज को डिस्क्रिप्शन में बहुत हेल्प करेगी, हाँ ये बहुत अच्छा है, इसे नॉलेज है, ये सब चीजें। तो जितना कंसाइज फॉर्म, जितना शॉर्ट में, जितना प्रेजेंटेशन अच्छा करोगे वो ज्यादा बेटर रहेगा। और जो नोट्स बना रहे हो उसे एकदम मेंस की कॉपी की तरह, एग्जाम की कॉपी की तरह बनाओ। ये नहीं कि बस मार्क कर लिया, ये कर लिया और हो गया। तो जो आप लिख रहे हो उसे कॉपी समझ कर लिखो, तो आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी जब आप वहां जाओगे एग्जाम में लिखने, तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होगा, मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी उस चीज में कि भाई ये है या ये है, कैसे लिखें या कैसे ना लिखें। Right, sir. Yeah, thank you so much, sir, for this. Sir, there's this second question that is about making the notes, of course. Sir, as we have seen that there are so many amendments और case laws जो update होते रहते हैं, तो उनको अपने notes में put करने के लिए what should be the strategy one should follow up, कि कहाँ से वो amendment catch करें, and what should be the source, क्योंकि एक बार हम लोगों ने बना लिया तो फिर वो update करना भी important होता है notes, कि अगर कोई लैंडमार्क केस आया हो तो व्हाट स्ट्रैटेजी वन शुड फॉलो। पहली चीज तो जब आप नोट्स बना रहे हो, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के नोट्स बना रहे हो, तो आपने उस पर्टिकुलर टॉपिक के नोट्स बना लिए और उसके बाद अगर आप प्री के क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे, अगर आप हिंदी मीडियम हो तो घटना चक्र सॉल्व करोगे, आप इंग्लिश मीडियम हो तो ओपी त्रिपाठी सॉल्व करोगे, तो उसके लिए भी हमें अपने नोट्स में एक पेज स्पेस रखना है। नोट्स बनाने के बाद भी एक पेज का स्पेस रखना है, क्योंकि जब आप टॉपिक के नोट्स बनाओ तो जब आप प्री के क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसमें कुछ ना कुछ नया मिल जाएगा, कहीं पे कोई नई चीज मिल जाएगी, कहीं पे किसी केस का डिस्कशन हो जाएगा, कहीं पे कुछ ना कुछ नया मिल जाएगा, तो वो उस चीज को वहां पे आप नोट कर सकते हो। दूसरी चीज की नए केसेस से कैसे अवेयर रहे, ये जो हम जिस समय में है, इस समय नेट चल रहा है, लॉकडाउन में हम और आप कनेक्टेड है, सेमिनार में नहीं वेबिनार में, तो ये नेट में, तो अगर आप नेट से कनेक्टेड हो तो आपको सब चीजें नेट पे आजकल अवेलेबल है, फिर वो लाइव लॉ हो या बार एंड बेंच हो या आपका जो लॉ सीखो है, उसमें भी बहुत सारी चीजें हमें मिल जाती हैं, तो उससे हमें अवेयर रहना। या सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट है या सोशल मीडिया पे है, इतने टेलीग्राम जैसे है, टेलीग्राम पे आप लॉ पे इतने सारे ग्रुप्स हैं, यूट्यूब पे इतना मटेरियल है, इतने चैनल्स हैं कि आपको कहीं ना कहीं से कुछ अब उसको चेक करना है तो आपने सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे विजिट किया या लाइव लॉ के पेज पे विजिट किया या फिर उसकी साइटेशन मिल गई तो उसे आपने गूगल कर लिया, इंडियन कानून पे देख लिया, मनुपात्रा है मनुपात्रा पे देख लिया, एसएससी ऑनलाइन का आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो एसएससी ऑनलाइन पे देख लिया, तो वो चेक हो गया कि भाई हमारा ये चीज जो है सही है। और जुडिशियरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत थोड़ी चीजें पड़ती है जो हमारे इसमें जरूरत पड़ती हैं। बाकी जीएस वाले पोर्शन में और अमेंडमेंट ये सब चीजें जो पूछे, कॉन्स्टिट्यूशन के जो अमेंडमेंट्स हैं, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट आता है, जैसे भी रिसेंट अमेंडमेंट आया ईडब्ल्यूएस कोटे का, तो वो जो है सबको पता है ईडब्ल्यूएस कोटे में आया, उसमें 15 और 16 में क्लॉज 6 ऐड किया गया। तो ये जो है जनरल अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन के होते हैं वो तो हमें आसानी से पता चल जाते हैं, हमारे न्यूज़पेपर्स में आ जाते हैं, अगर घर पे हैं हम न्यूज़ देख रहे हैं तो न्यूज़ पे पता चल जाते हैं, या जो भी चीजें हैं, या ओबीसी आयोग बना जैसे तो वो भी न्यूज में भी आया, न्यूज़पेपर्स में भी आया, पूरा वायरल रहा। और जो सीआरपीसी सीपीसी एविडेंस या जैसे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे अक्सर चेंज होते रहते हैं, तो वो सब चीजें जो आपकी चेक बाउंसिंग का भी नया लॉ आया है, तो वो सारी हमें लाइव लॉ पे या आप लॉ सीखो पे देख लो या बार बेंच पे देख लो, जिस चीज में ऑनलाइन जो मटेरियल है उससे आप देख सकते हो और उससे आप निकाल सकते हो कि भाई ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। Right, sir. Okay, so there's this another question that is coming up, sir, and that person Vikas is asking, sir, जो notes में word limit अगर कुछ रहती है तो वो word limit हमें रखना चाहिए या फिर notes could be lengthy as much as they can, मतलब as in अगर yes, sir. लेंदी रखना है तो मैं डायरेक्ट ही पढ़ लो सीधा, नोट्स बना क्यों रहे हो, अपनी जो है अपनी आसानी के लिए कि मुझे आसानी से समझ में आ जाए। आप राजस्थान का पेपर दोगे, नेट पे अवेलेबल है, अगर आप सोशल मीडिया पे हो तो कहीं सर्च करो राजस्थान का आप पेपर दोगे तो उसमें इतना स्पेस देते हैं एक आंसर को लिखने का, उस आंसर में सब चीजें आप कैसे लिख दोगे, आपने पूरा ट्रायल पढ़ रखा है, आपने पूरी अपील पढ़ रखी है, तो उसे पूरा कैसे लिखोगे। तो जितना कंसाइज फॉर्म में रखोगे उतना बेटर रहेगा। तो चीजों को जब भी बनाओ तो उससे पॉइंट में आप बनाओ, इस टॉपिक में ये पॉइंट है, इस टॉपिक में ये पॉइंट है, या और जो केस लॉ इंपॉर्टेंट है, आपने क्वेश्चन सॉल्व किए उस नोट्स को बनाने के बाद भी आप फ्री के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपको लगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, आपने बेरेट लगाया तो उसमें हाईलाइट कर लिया कि इसका ये एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है, इस एक्सप्लेनेशन में जो है ये चीज दी जाती है। अभी रेस्ट सब्जुडिस हम लोगों ने डिस्कस किया, अगर उसका एक्सप्लेनेशन हमने पढ़ा तभी हम जाने कि भाई ये रेस्ट सब्जुडिस है, फॉरेन जजमेंट पर नहीं लगता है, एक्सप्रेसली उसमें लिखा हुआ है। तो जो लिख रहे जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है उन्हें आपने स्पेशली जो है हाईलाइट कर लिया बेरेट में भी और वहां भी। जब आपने बेरेट खोल ली तो वहां से आ जाएगा, नहीं तो नोट्स खोला तो वहां से आ जाएगा। कोई मिस हो गया है तो दोनों चीजों को देखो तो कहीं ना कहीं आप उस टॉपिक को कवर कर लोगे कि भाई इसमें ये है और इसमें ये है। Correct, sir. Okay, I believe that Vikas has got his answer. Sir, there's this question that I personally want to ask, the last minute strategy one should follow up. For example, जब हम
प्री का एग्जाम दे के आते हैं, हमारे सामने नोट्स होते हैं, हम उन्हें तैयारी कर रहे होते हैं। सो वहां से लेकर मेंस के एग्जाम हॉल तक हाउ वन शुड डील विद द नोट्स मेकिंग, मतलब लर्न उनको कैसे करना है, क्योंकि हमने जैसे अपने सीनियर्स से भी सुना है कि जैसे फर्स्ट एग्जाम हो जाता है उसके बाद भी दे आर जस्ट रिवाइजिंग द नोट्स एंड एवरीथिंग। सो व्हाट शुड बी द आइडियल अप्रोच फॉर दिस, कि नोट्स मेकिंग बस एक बार रखा और साइड में कर दिया, या जस्ट टेल अस। मुझे लगता है जब से आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो, जैसे मैं प्रैक्टिस के साथ प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, तो भाई प्रैक्टिस में आने के बाद मैंने स्टार्ट किया कि मुझे भी ये करना चाहिए, मुझे भी लगता है मैं कर लूंगा क्योंकि मैंने ये चीजें पढ़ रखी हैं। तो मैंने जब, मुझे लगता है पहली चीज टाइम मैनेजमेंट क्या है आपका, कि आप कैसे पढ़ रहे हो। दूसरी चीज, जब आप नोट मेकिंग कर रहे हो, कुछ लोगों को मैंने देखा कि भाई उन्होंने स्टार्ट किया तो सीधा एक चीज को देखा बेरट से और एमसीक्यू लगाना स्टार्ट, वो एंड तक एमसीक्यू ही लगा रहे और मेंस की तरफ फोकस ही नहीं किया, सिर्फ प्री निकला और मेंस में वो स्कोर ही नहीं कर पाए वो चीज, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एमसीक्यू लगाया, उस एमसीक्यू को 10 बार लगाया है तो उन्हें रट गया एकदम। तो जब आप नोट्स मेकिंग कर रहे हो स्टार्टिंग से ही, तो आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि आप जिस टॉपिक को पढ़ रहे हो उस टॉपिक में क्या है कि हमें मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना है। एक क्वेश्चन आपने उठाया कि व्हाट इज प्रिजम्पशन, काइंड्स ऑफ प्रिजम्पशन, तो उस टॉपिक को आपने पूरा लिख दिया कि भाई ये प्रिजम्पशन होता है, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, उसी के ऊपर, और उसे भी पॉइंट में लिख दिया। इज ऑफ दा नहीं देखा, जो पर्टिकुलर उस पॉइंट में जो इंग्रेडिएंट है, जैसे अभी रस सब्जुडिकाटा में, रस सब्जुडिस में हमने इंग्रेडिएंट्स निकाले 5, वो 5 आपके टिप पे हो जाते हैं कि भाई ये है रस जुडिकाटा में, ये पॉइंट है, तो वो आपके टिप पे हो जाते हैं। तो लास्ट में जब आप रिवीजन करोगे और आपको दिखेगा भाई इतनी पतली सी चीज है, तो आपको भी बहुत आसानी होगी कि भाई हम ये रिवीजन कर ले, वरना तो आप प्रोसीजर को उठा लो 3 बैरक इतने सारे और बैरक से पढ़ते रहो पूरा, तो एक दिमाग में भी वो लगे कि भाई ये कैसे पढ़े और ये कैसे ना पढ़े। तो वो जो शॉर्ट में आपने कर लिया है अपनी कन्वीनियंस के लिए, अपनी आसानी के लिए, वही हेल्पफुल होगा सबसे लास्ट में जो आपने बना रखा है। Right, sir. Yeah, sir, there's this another question. Sir, aspirants are asking that is there any particular book they can refer for the mains examination apart from मेंस एग्जामिनेशन के लिए क्या, मेंस एग्जामिनेशन के लिए सबसे पहली चीज तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होने चाहिए और सब्जेक्ट वाइज बुक है। जैसा अभी हम लोग बात कर रहे थे कि सीपीसी में टकवानी होनी चाहिए हमारे पास, कॉन्स्टिट्यूशन में जयंत पांडे होनी चाहिए, एविडेंस में अगर अवतार सिंह है और अच्छी बुक मिल जाती है तो बहुत अच्छा, बट ये सारी बुक जो है अच्छी बुक मानी जाती है जो हमारे यूनिवर्सिटी से भी पढ़ाई गई और हम लोग अभी पढ़ते हैं, तो ये सारी बुक्स होनी चाहिए। और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहली चीज है कि आपके पास जो है मेंस के क्वेश्चन आंसर होते हैं, कि क्वेश्चन होने चाहिए आपके पास कि प्रीवियसली पूछे कैसे गए, और क्वेश्चन कैसे टॉपिक वाइज क्वेश्चन होने चाहिए। जैसे पर्टिकुलरली आप देखेंगे अभी बहुत सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल भी हैं जिसमें क्या टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिया गया है, उसमें आपने अगर पढ़ा कि क्या नाम है ये एडमिशन है, तो एडमिशन से जितने स्टेट में वो क्वेश्चन पूछे गए हैं, फिर वो यूपी हो या बिहार हो या झारखंड हो या राजस्थान हो, जितने भी पूछे, इवन वेस्ट बंगाल और ओडिशा तक के भी उसमें क्वेश्चन दिए हैं। एडमिशन पे तो सिमिलर पूछी जाएगी या कन्फेशन पे सिमिलर, तो वो सारे क्वेश्चन दिए गए। तो पहले उन क्वेश्चन को पढ़ा हमने, फिर उन टॉपिक पढ़ा, क्वेश्चन पढ़े, अब हम नोट्स बनाने बैठे। जब हम उसके बाद नोट्स बनाने बैठेंगे तो उन सारे क्वेश्चन से हमारा एक टॉपिक, ये 2 से 3 या 4 पन्ने मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, उस पर गया और वो सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे कि भाई उसमें पहले उसमें ये पूछा है, फिर उसमें पूछा है रेसिड्यूडिकाटा पूछा है तो भाई वहाँ कंस्ट्रक्टिव रेसिड्यूडिकाटा पूछ गया। तो आपने सारी चीजें एक्सप्लेन कर रखी है क्वेश्चन में 2 से 3 पन्ने में, तो वो सारे क्वेश्चन 15, 20, 25 जितने भी हैं वो सारे जो है एक ही क्वेश्चन पे आपके कवर हो जाएंगे। तो पहली चीज है कि आप जो है बुक जो है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर देखिए, और एमसीक्यू के लिए भी एक अच्छी बुक लीजिए कि भाई जिसमें हमारे एमसीक्यूज मिल जाए, जिसमें सारे स्टेट के एमसीक्यूज हों, तो वो देखना बहुत जरूरी है। Right. So you can refer some books for the mains examination apart from BERECT also. Sir, there's this last question I'm taking, and this question is asked by Namit Sahai, and he's asking कि in BERECT उसमें there are so many things, for example shell, you know, may, and उसमें commas वगैरह भी होते हैं, right? तो वो कैसे उन लोग को डील करना चाहिए? सर आप मतलब इस पे क्या आप बताएंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि law schools में people haven't studied or some of them have studied, right? But फिर भी क्या, तो BERECT is something जिसकी language is still tough for the students। अच्छे आपने मे प्रिज्यूम और शैल प्रिज्यूम की बात की, तो एविडेंस का जब हम सेक्शन 3 पढ़ते हैं उसमें जो है सेक्शन 4 पढ़ते हैं, तो उसमें जो है क्लियरली दिया गया है सेक्शन 4 में कि मे प्रिज्यूम क्या होता है, शैल प्रिज्यूम क्या होता है या कंक्लूसिव प्रूफ क्या होता है। तो मे प्रिज्यूम की डेफिनेशन से ही क्लियर हो जाता है कि मे प्रिज्यूम होता क्या है। मैं एक बार डेफिनेशन पढ़ देता हूँ सिर्फ मे प्रिज्यूम की, तो उसका क्लियर हो जाएगा कि मे प्रिज्यूम क्या होता है। मे प्रिज्यूम का क्या मतलब, whenever it is provided by this act means Indian Evidence Act, that the court may presume a fact. Court may presume a fact. It may either regard such fact as proof unless and until it is disproved or may call for proof of it. तीन चीजें निकली कि when the court may presume a fact,
इट में रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूफ अनलेस एंड अनटिल डिस्प्रूव और में कॉल फॉर प्रूफ हो। यानी जब कोर्ट कोई फैक्ट को मे प्रिज्यूम करता है उसमें क्या है, क्या करेगा, तो उसे कब तक प्रिज्यूम करेगा, जब तक वो डिस्प्रूव ना कर दिया जाए, या फिर वो एविडेंस मांग लेगा कि भाई ये कैसे, कोई भी फैक्ट है उसके लिए एविडेंस मांग लेगा, ये सही है गलत है उसके लिए एविडेंस मांग लेगा। ये जनरल की चीज है। अब शेल प्रिज्यूम में क्या है, शेल प्रिज्यूम में एक लाइन कम हो जाती है और ये शेल प्रिज्यूम में कन्वर्ट हो जाता है। शेल प्रिज्यूम में क्या होता है, इन अकॉर्डिंग टू इंडियन एविडेंस एक्ट, व्हेन कोर्ट शेल प्रिज्यूम अ फैक्ट इट में रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूफ unless and until it is disproved but may not call for proof of it। यानी शेल प्रिज्यूम में, मे प्रिज्यूम में क्या था, वो कोर्ट प्रूव करती है कि भाई ये प्रूफ है कि नहीं है, उसके लिए एविडेंस भी मांगेगी या कोई डिस्प्रूव कर दे उसे। इसमें क्या है, शेल प्रिज्यूम किया गया है, तो इसमें क्या है, कोर्ट रिगार्ड सच फैक्ट ऑफ अनलेस एंड until it is disproved, और एविडेंस उसके लिए नहीं मांगेगी अलग से कि भाई इसके लिए एविडेंस हो, क्योंकि वो शेल प्रिज्यूम है, वो माना गया। शेल प्रिज्यूम के एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे, जैसे 104 पढ़ेंगे कि भाई एक्यूज का जो वो है, वो 104 में कि एक्यूज जो है वो जनरल एक्सेप्शन, अगर आपने पढ़े होंगे 76 से 106 आईपीसी में, तो उसमें केस आता है कि एक्यूज को प्रूफ करना पड़ेगा, उसके लिए कोर्ट नहीं मांगेगा भाई हमें केस दो कि भाई तुम जनरल एक्सेप्शन में आते हो। या 106 में एक एग्जांपल दिया हुआ है बहुत अच्छा था कि जो है ट्रेन में जा रहा है और उससे जो है टिकट मांगा जाता है, टिकट वाला एग्जांपल है, बहुत वो पूछा जाता है मेंस में भी, भाई वो स्पेशली विद इन नॉलेज, तो भाई अगर आप टिकट नहीं देते हो भाई वो टीटी उसमें आपको चालान जो पर्टिकुलर होगा वो काट देगा, तो वो स्पेशली आपकी नॉलेज में है, तो भाई आपको बताना पड़ेगा कि नहीं मैं मेरे पास ये है। या 108 में 7 इयर्स का प्रिजम्पशन है, तो भाई 7 ईयर प्रिजम्पशन बताना पड़ेगा, जिसने भी बोला कि भाई मैंने इसे देखा है ये लाइव है, वो प्रूफ करे ना अलग है, वो इसके लिए एविडेंस नहीं मांगेगी। इसी तरह उसमें एक कंक्लूसिव प्रूफ होता है, तो कंक्लूसिव प्रूफ का डेफिनेशन में क्या होता है कि व्हेन वन फैक्ट रिगार्ड डिक्लेयर्ड बाय दिस एक्ट इंडियन एविडेंस एक्ट टू बी कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अनदर, यानी when one fact is declared by this act to be conclusive proof of another, the court shall on proof of one fact regard other as proved and shall not allow evidence to be given for it or disproving it। यानी एक एविडेंस को लेकर के एक फैक्ट को अगर कोर्ट ने कह दिया कि भाई ये कंक्लूसिव प्रूफ है अनदर का, तो माना जाएगा कि भाई दूसरा जो है वो भी कंक्लूसिव प्रूफ है, उसके लिए ना एविडेंस अलाउ करेगी ना मांगेगी। इसके एग्जांपल क्या है, सेक्शन 41 जब आप पढ़ोगे जजमेंट इन प्रोबेट तो उससे मिलेगा, सेक्शन 12 में लेजिटिमेसी की बात तो वो मिलेगा, 113 पढ़ोगे सेक्शन टेरिटरी, वो का तीन एग्जांपल्स इसके आपके जो है मिल जाएंगे कि भाई ये जो है, जैसे 41 पढ़ोगे उसमें 4 चीजें हैं, मैट्रिमोनियल, इंसॉल्वेंसी, एडमिरल्टी, जब ये और जो है प्रोबेट यानी बिल के बारे में, तो जब मैट्रिमोनियल कोई भी हो गया तो भाई वो जो है कहा जाएगा कि ये कंक्लूसिव प्रूफ है ना। तो ये जो है इस तरह से आपको जो है Okay, so like if a person wants to start with it, तो उनको थोड़ा सा स्टैंडर्ड बुक्स को भी रेफर करते रहना चाहिए। हाँ, स्टैंडर्ड बुक्स को रेफर करना चाहिए, बट अगर आप बेरेक्ट पढ़ रहे हो तो उसको तोड़ तोड़ के पढ़ो, जैसे मैंने मे प्रिज्यूम और शेल प्रिज्यूम में भी पढ़ा तो उसे ब्रेक करके पढ़ा। मे प्रिज्यूम में 3 पॉइंट निकले, शेल प्रिज्यूम में 3 पॉइंट निकले, कंक्लूसिव प्रूफ में 3 पॉइंट निकले, उन 3 पॉइंट को अगर आपने 1 2 3 करके लिख लिया तो मुझे लगता है वो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, वो बेरेक्ट ही आपको आसान लगने लगेगा। Right, sir. Okay, so there's this journal question that is asked by Sandhya Tiwari, and she is asking कि it's a very journal question कि उसको she has heard this thing कि English medium जो students होते हैं they fetch good marks in mains when compared to Hindi medium marks. So is that so, sir? Do we have such thing? ऐसा नहीं है, ऐसा इंग्लिश में हो या हिंदी में हो ये नहीं, मतलब आप एक्सप्रेस किस तरह से कर पा रहे हो ये चीज है। मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ अपने कंटेंट को, जो मैं बता रहा हूँ वो हिंदी में बता रहा हूँ, एक्सप्रेस कैसे कर रहा हूँ ये बहुत मायने रखता है। वही चीज आप जब कॉपी में लिख रहा हो तो किस चीज को किस तरह एक्सप्रेस कर रहे हो, भाई एडमिशन पढ़ रहे हो या भी मे प्रिज्यूम पढ़ रहे हो या शेल प्रिज्यूम पढ़ रहे हो, तो मे प्रिज्यूम और शेल प्रिज्यूम में चीजें वही दी हैं, चाहे आप उसे इंग्लिश में पढ़ो या चाहे हिंदी में पढ़ो, बट आपने प्रेजेंट कैसे किया, एग्जामिनर को दिखा कैसा, ये बहुत मायने रखता है। आपने उसी चीज को 3 पॉइंट में बनाया, उसे पढ़ा और चेक किया था, हाँ इसे पता है या इस चीज में मार्क्स मिलने चाहिए, वो कैसे काट देगा अगर आपने वो 3 पॉइंट जो चीज में दिए हुए हैं लिखे हुए हैं कि बेयर एक्ट की सारी चीजें जो है उसमें दी हुई। अब इसी चीज का इंटरप्रिटेशन करने बैठ जाओ आप कि मे प्रिज्यूम क्या है, तो मैं एक पेज आपको लिख के दूं मे प्रिज्यूम पे, तो वो जब पढ़ेगा फिर वो आप हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो वो काट देगा, उसमें मार्क्स मिलने नहीं है कहीं से आपको। तो जितना कंसाइज फॉर्म में रखो और जितना बेटर रखो, चाहे वो हिंदी में रखो चाहे वो इंग्लिश में रखो, दोनों चीजें जो है आपको मायने रखती हैं। Right, so I guess Sandhya has got her answer. So sir, let's sum up this session. So just a last advice I'll ask you for the students who are preparing for judicial services. Sir, give them advice ki how they need to prepare and everything. And I'll ask my participants to rate this webinar from 1 to 10. Yes, sir. मैं एडवाइस देने से पहले तो मैं खुद भी लिखता हूँ, तो मैं कुछ लाइन सुना देता हूँ इंस्पिरेशनल, वो ज़्यादा बेटर रहेंगी।
मैं अच्छे से, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि भाई कंसाइज फॉर्म में आप उसे वो बनाना, वही चीजें रिपीट करनी है मुझे, तो मैं वो कुछ लाइन्स है जो मैं वो सुना देता हूँ, मुझे लगता है वो शायद अच्छी होंगी। Yes, sir. Sure, sure. Just a minute. मैं सुनाता हूँ, ये मैंने खुद ही लिखी है। हेलो। Yes, sir. हेलो। Yes, sir. रख मन में आस तू कर प्रयास, रख मन में आस तू कर प्रयास, पूरी होगी तेरी हर मुराद। मंजिल की ओर ध्यान रख, खुद को बहुत आसान रख, कोशिश सदा गतिमान रख। अवरोध का सम्मान है तो तू धैर्य रख, खुद को जरा सा मौन रख, करता है क्यों खुद को उदास, जीत से पहले आएगी मात। रख मन में आस तू कर प्रयास, पूरी होगी तेरी हर मुराद। आशाओं के दीपक जला, मेहनत को तू ईंधन बना, खुद को तो इस काबिल बना, रोशन हो तुझसे हर समा। मिलता है अगर उपहास तो उसको भी तू ताकत बना, खुद पे सदा जुनून रख, सबसे ऊपर उसूल रख। रख मन में आस तू कर प्रयास, पूरी होगी तेरी हर मुराद। रख मन में आस तू कर प्रयास, पूरी होगी तेरी हर मुराद। Yeah, sir, it was so motivational for us, and thank you so much for such motivational poem, sir. As well as you gave us a very detailed and comprehensive strategy of making notes, right? So first of all, like we need to understand the concept. Along with that, we need to highlight and write down the contents, which is very much needed. So yeah, thank you so much for this, sir. And thank मैं ऐसे खत्म से पहले एक लास्ट बात और एड ऑन करना चाहूंगा कि Yes, जो sir. आज का सेशन था, जैसा कि मेरी फ्रेंड एकता सक्सेना है जो 61th रैंक है, जिसमें अभी झारखंड स्टूडेंट सर्विस में सेलेक्ट हुई है, उसने उसका सेशन था, तो उसने मुझे रेफर किया और आपने मुझे इनवाइट किया इसके लिए। तो लॉ सीखो आपको और एकता को सबको बहुत थैंक यू कि मुझे ये मौका मिला और यहाँ पे जो है, और डेफिनेटली एक्सपीरियंस को कुछ ना कुछ यहाँ से जरूर मिला होगा, तो उनके लिए ये आगे हेल्पफुल होगा हर चीज में। Right, sir. Sir, Namit Sahai is asking for your email ID. Like उनको कुछ पूछना होगा. So, can you please provide your email ID if possible? sharda.lucknow@gmail.com. SHARDA.LUCKNOW Lucknow@gmail.com. Okay. I believe that our participants had listened. So whatever query you have, you can ask him by through an email, and he will get back to you accordingly at his convenience. Okay. I believe that this was a good session for our aspirants, and thank you so much for your crucial time, sir, and for your insights which you gave us. Thank you everyone for joining us. Join us for another session with someone special, and till then, take care everyone and stay safe at home. Thank you, sir.